खाला फॉर अ रीजन। चैप्टर नंबर 7 आपको कराएगा पास एग्जाम में, पक्की बात है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक नहीं करते ना बड़ा गुस्सा आ जाता मुझे। और सीए इंटरमीडिएट ऑडिट के फ्री रिसोर्सेज का पूरा फायदा उठा लीजिएगा। कहाँ पे मिलेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। कमेंट में बताइएगा, टाइम स्टैम्प बनाइएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लग रही है रिवीजन वीडियोज। ओके, अब आप लोग इस वीडियो को देखिए, 7 चैप्टर को कंप्लीट कीजिए एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। आ जाओ मेरे साथ, चलो शुरू करते हैं। चलिए जी, आज हम लोग क्या रिवाइज करेंगे? आज हम लोग रिवाइज करेंगे बच्चों एसए 265। पहले 265 का नाम जरा पढ़ लो। कम्युनिकेट करनी है क्या? डेफिशिएंसीज। किसमें? आईसी में। किसको? टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट को। कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज इन आईसी टू टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट। अच्छा जी, सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है कम्युनिकेट करो एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट को। क्या कम्युनिकेट करो? डेफिशिएंसीज इन आईसी दैट ऑडिटर हैज आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। आई होप रिस्पॉन्सिबिलिटी में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, अल्ट्रा क्लियर हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमें कम्युनिकेट करनी है डेफिशिएंसीज इन आईसी जो मिल गई है ऑडिट के दौरान। किसको कम्युनिकेट करनी है? टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट को। डन। अच्छा जी, आ जाओ बच्चों। फिर हमारे पास एक डेफिनेशन आती है कि डेफिशिएंसी होती क्या है। डेफिशिएंसी हम मानेंगे तब है जब बेटा कंट्रोल डिजाइन इंप्लीमेंटेड है लेकिन वो अनेबल टू प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट है मिसस्टेटमेंट इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन टाइमली बेसिस। यानी कि कंट्रोल है लेकिन वो पीडीसी मिसस्टेटमेंट नहीं कर पा रहा, प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट मिसस्टेटमेंट नहीं कर पा रहा है टाइमली बेसिस पे। दूसरा, कंट्रोल फॉर पीडीसी मिसस्टेटमेंट मिसिंग है। कंट्रोल फॉर पीडीसी मिसस्टेटमेंट मिसिंग है। एग्जांपल्स बच्चों आपकी बुक में नहीं दिए, मैंने आपके अपने चार्ट्स मैंने दे दिए हैं। ये सारे एग्जांपल्स हैं किसके? डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल के। जैसे कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं है, जैसे कि अप्रूवल नहीं लेना होता है या अप्रूवल लेना होता है आप ले नहीं रहे हो, जैसे कि रिकंसिलेशन टाइम पे जो है वो नहीं बनती है, जैसे कि आप लोग एक ट्रांजैक्शन रिलेटेड डिटेल्ड रिकॉर्ड्स, डिटेल्ड ट्रांजैक्शन ट्रेल, डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन नहीं कर रहे हो। दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? डेफिशिएंसी। नाउ व्हाट इज सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी? सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी वो जो इंपॉर्टेंट है टू मेरिट द अटेंशन ऑफ द टीसीडब्ल्यूजी, जिसपे टीसीडब्ल्यूजी का ध्यान लाना जरूरी है इन दी प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ द ऑडिटर। वो डेफिशिएंसी क्या बन जाएगी? सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी बन जाएगी। नाउ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है बेटा? याद रखें, एक्चुअल मिसस्टेटमेंट पे और लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस ऑफ मिसस्टेटमेंट पे एंड पोटेंशियल मैग्नीट्यूड ऑफ मिसस्टेटमेंट पे। अगर कोई मिसस्टेटमेंट है तो भाई साहब हाई चांसेस हैं कि वहां पे तो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है ही, राइट। और साथ साथ में अगर मिसस्टेटमेंट नहीं है लेकिन हो सकती थी तो भी हमारे पास सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी के चांस हैं। और हमें एक बात और ध्यान रखनी है सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी डिटरमाइन करते समय कि कितनी बड़ी पोटेंशियल मैग्नीट्यूड क्या हो सकता था मिसस्टेटमेंट का। याद रखिए बच्चों, अल्टीमेट कंक्लूजन ये है कि सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी मे एग्जिस्ट इवन मिसस्टेटमेंट आर नॉट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। ओके, तो कोई आपसे पूछ ले कि इफ मिसस्टेटमेंट्स आर नॉट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट कैन सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज बी देयर इन द इंटरनल कंट्रोल? यस, बिकॉज सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है? एक्चुअल मिसस्टेटमेंट पे भी और लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस ऑफ द पोटेंशियल, लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस ऑफ द मिसस्टेटमेंट पे भी, राइट। और साथ साथ में पोटेंशियल ऑफ देयर मैग्नीट्यूड पे भी आ जाइए। देन डायरेक्ट क्वेश्चन, मैटर्स बताओ। मैटर हो गया जी। मैटर बच्चों क्या था? याद करो, ऐसी डेफिशिएंसी जिससे मल्टीपल मिसस्टेटमेंट हो सकती है, ऐसी डेफिशिएंसी जिससे फ्रॉड हो सकता है, ऐसी डेफिशिएंसी जिससे एस्टिमेट में प्रॉब्लम आ सकती है, वॉल्यूम पे डिपेंड करता है और बच्चों अमाउंट पे डिपेंड करता है, और लास्ट के दो हमारे पास क्या थे? कॉज एंड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है और कैसे आपस में इंटरैक्ट करते हैं इस पे डिपेंड करता है। एक बार दोबारा से, अब मैं समझा नहीं रहा हूं, कीवर्ड्स बस सिर्फ बोल रहा हूं, ठीक है ना। ऐसी डेफिशिएंसी जिससे क्या हो सकती है? मल्टीपल मिसस्टेटमेंट हो सकती है। ऐसी डेफिशिएंसी जिससे क्या हो सकता है? फ्रॉड हो सकता है। वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, अमाउंट पे डिपेंड करता है। पहले नीचे वाली दो पकड़ लेते हैं, कॉज एंड फ्रीक्वेंसी एंड देन डेफिशिएंसी इंटरैक्शन पे। एक हमारा ऊपर रह गया था कौन सा? एस्टिमेट वाला रह गया था ना, हाँ बस। और लास्ट बच्चों, अगर कोई डेफिशिएंसी डायरेक्ट इंपैक्ट डाल सकती है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे, जैसे क्विक एग्जांपल मैंने आपको दिए थे, लास्ट में जो आप जनरल एंट्रीज करते हैं या रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप में जो आपकी ट्रांजैक्शन होती है उनको आइडेंटिफाई करने में अगर कोई डेफिशिएंसी इंपैक्ट डाल सकती है तो हम उसको क्या बोलेंगे? कम ऑन टेल मी, जल्दी बता दो। सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। सारे बच्चे एक बार रिपीट करेंगे मेरे साथ बच्चों, छोड़ेंगे नहीं, 3-3 4-4 बार रिवीजन वीडियो में रिकॉर्ड कर लेंगे। आपसे पूछे जाएंगे मैटर्स बताओ जो ऑडिटर कंसिडर करेगा टू डिटरमाइन वेदर डेफिशिएंसी इज द सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। ऐसी डेफिशिएंसी जो फ्रॉड हो सकती है, ऐसी डेफिशिएंसी जिससे मल्टीपल मिसस्टेटमेंट हो सकती है, ऐसी डेफिशिएंसी जिससे एस्टिमेट पे इंपैक्ट आ सकता है, ऐसी डेफिशिएंसी जो ह्यूज वॉल्यूम पे इंपैक्ट डालती हो, ऐसी डेफिशिएंसी जो बड़े अमाउंट पे इंपैक्ट डालती हो, राइट। और साथ साथ में बच्चों फिर हमने क्या देखा था कि भाई कुछ डेफिशिएंसीज आपस में क्या कर सकती हैं? इंटरैक्ट कर सकती हैं। और एक और डेफिशिएंसी थी कौन सी? हमें कॉज और फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे भी हमें ध्यान रखना है। लास्ट में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे कितना इंपैक्ट आ सकता है, ये मैटर्स भी हमने ध्यान में रखने हैं। ऐसे ही बच्चों हमारे पास एक सीधा क्वेश्चन आएगा, कौन सा? आप ये बताओगे इंडिकेटर्स बच्चों याद रखना, रिस्क असेसमेंट अगर मैनेजमेंट नहीं करती
तो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हो सकती है। रिस्क आइडेंटिफिकेशन अगर मैनेजमेंट नहीं करती तो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हो सकती है। दोनों में बच्चों क्या है, ओवरलैपिंग है। यहाँ पे बस लिखा है लैक ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसेस एंड इनइफेक्टिव रिस्क असेसमेंट प्रोसेस शोन बाय मिस्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क, यानी कि आपसे कई बार जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क क्या हो चुका है, मिस हो चुका है। देन उसके बाद बच्चों हमारे पास क्या आएगा, RRR, यहाँ से रिस्क को रिस्पॉन्स इनइफेक्टिव रिस्पॉन्स देती है, इनइफेक्टिव रिस्पॉन्स देती है तो भी बेटा हम लोग मानेंगे कि सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हो सकती है। फिर उसके बाद याद है आपको, मैनेजमेंट ओवरसाइट एंड मिसस्टेटमेंट। मैनेजमेंट ओवरसाइट यानी कि मैनेजमेंट जो है वो क्या करती है, ओवरसी नहीं करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन को, वो एक सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी का इंडिकेटर हो सकता है। और मिसस्टेटमेंट जो ऑडिटर ने बताई थी वो कभी भी करेक्ट नहीं की गई है, या किसी ने भी मिसस्टेटमेंट बताई थी वो कभी भी करेक्ट नहीं की गई है। इसके बाद था कंट्रोल एनवायरमेंट। कंट्रोल एनवायरमेंट आप लोग समझते हैं इंटरनल कंट्रोल का एक एलिमेंट है, वहां पे वीकनेस है तो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हो सकती है। और लास्ट में एविडेंस ऑफ इनइफेक्टिव आईसी, अगर आपको एविडेंस मिल रहे हैं इनइफेक्टिव आईसी के, जैसे कि मैनेजमेंट इन्वॉल्व ट्रांजैक्शन की स्क्रूटनी नहीं होती, मैनेजमेंट इन्वॉल्व ट्रांजैक्शन की स्क्रूटनी नहीं होती, मैनेजमेंट फ्रॉड को पकड़ने के लिए आईसी नहीं बना हुआ है, और साथ साथ में मैनेजमेंट एक्शन नहीं लेती है प्रीवियसली आइडेंटिफाइड सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज पे, राइट। ये थे इंडिकेटर। एक बार दोबारा रिपीट करूंगा, रिस्क असेसमेंट, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क रिस्पॉन्स, RRR। में क्या था बच्चों, मैनेजमेंट ओवरसाइट नहीं कर रही है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को, और साथ साथ में मिसस्टेटमेंट्स जो आती हैं उनको मैनेजमेंट करेक्ट करने को रेडी ही नहीं है। अच्छा जी, फिर लास्ट में था हमारे पास कंट्रोल एनवायरनमेंट, और आखिरी आ जाता है बच्चों के एविडेंस है हमारे पास इनइफेक्टिव आईसी के। इनइफेक्टिव आईसी के किस चीज को लेके, मैनेजमेंट की ट्रांजैक्शन की स्क्रूटनी नहीं होती, मैनेजमेंट की फ्रॉड के लिए आईसी नहीं है, कम ऑन, मैनेजमेंट की ट्रांजैक्शन का स्क्रूटनी नहीं होती, मैनेजमेंट की फ्रॉड के लिए आईसी नहीं है, और साथ साथ में मैनेजमेंट जो है हमेशा इनएक्शन मोड में रहती है, यानी कि वो कभी भी प्रीवियसली आइडेंटिफाइड सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज को ठीक नहीं करती है। डन, बोल दो हाँ के ना, आ जाओ। देन उसके बाद बच्चों, उसके बाद जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ये टॉपिक कुछ भी नहीं है, बस आपको इतना समझना है कि ऑडिटर का काम क्या है। ऑडिटर को क्या काम है, ऑडिटर का क्या काम है, ऑडिटर को देखना है कि ऑडिट के दौरान कोई उसे डेफिशिएंसी मिली क्या, अगर मिली तो क्या वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी थी। यहां पे बस इतना ही। इसके बाद आता है बच्चों सारा का सारा गेम, हमने क्या डेफिशिएंसीज कम्युनिकेट भी करनी है, आंसर इज यस। ध्यान से सुनिएगा, ऑडिटर को सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी कम्युनिकेट भी करनी है, किसको कम्युनिकेट करनी है, TCWG को, कैसे, राइटिंग में, कब, टाइमली बेसिस पे। क्या हम लोग मैनेजमेंट को भी कम्युनिकेट करेंगे, यस, व्हेनेवर वी इंटेंड टू कम्युनिकेट दी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी टू TCWG वी हैव टू कम्युनिकेट दो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी टू दी मैनेजमेंट, बट इज देयर एनी एक्सेप्शन, आंसर इज यस। क्या है बच्चों वो एक्सेप्शन, एक्सेप्शन ये है अगर वो इनएप्रोप्रिएट लगे इन द सर्कमस्टांसेस, इनएप्रोप्रिएट लगे इन पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस टू कम्युनिकेट टू द मैनेजमेंट, देन यू शुड नॉट कम्युनिकेट दिस टू द मैनेजमेंट। कब होगा, जब बच्चों मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करने से आपके काम की वैलिडिटी कम हो रही हो, आपको मैनेजमेंट के अगेंस्ट ही बात करनी है, मैनेजमेंट का ही फ्रॉड है, मैनेजमेंट ही रक्षक ही भक्षक बन गया था, एंड यू वांट टू कम्युनिकेट दिस सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, देन प्लीज डोंट इन्वॉल्व मैनेजमेंट, डायरेक्टली गो टू TCWG। इज दैट क्लियर, बोलो हाँ कहना। तो मैनेजमेंट को हमने सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी भी कम्युनिकेट करनी है और अदर डेफिशिएंसी भी कम्युनिकेट करनी है जो किसी और ने कम्युनिकेट अभी तक नहीं करी है। क्लाउड सर्विसेज याद रखेंगे, कम ऑन, यस और नो। अच्छा जी, अदर डेफिशिएंसीज भी कम्युनिकेट करनी दैट हैव नॉट बीन कम्युनिकेटेड टू मैनेजमेंट बाय अदर पार्टीज एंड जो प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ ऑडिटर में जरूरी थी फॉर द अटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट। डन, आ जाओ जी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, मैंने आपको बोला था इस पे क्वेश्चन बनेगा। कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन जो है हमें बताना है। याद रखिए बच्चों, ऑडिटर को अपने रिटन कम्युनिकेशन में क्या करना है, कॉन्टेक्स्ट भी जो है इंक्लूड करना है। द ऑडिटर शैल इंक्लूड इन रिटन कम्युनिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन आईसी। क्या, नंबर 1 डेफिशिएंसी क्या है और उसका पोटेंशियल इफेक्ट क्या हो सकता है। और बच्चों एक बात और लिख लीजिए, इसमें एक बात और लिख लीजिए कि उस डेफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए, उस वीकनेस को इंप्रूव करने के लिए हम साथ में क्या देंगे, सजेशन भी देंगे। बोलो हाँ के ना, कम ऑन, सजेशन भी देंगे, कम ऑन, यस और नो। आंसर इज यस, बिल्कुल हम लोग सजेशन भी देंगे, हम लोग लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था, हमने उसमें ये लिखा लास्ट में कि भाई साहब रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए किसी ना किसी व्यक्ति की इन्वेंट्री की फिजिकल वेरिफिकेशन को लेके, अभी नहीं हो रही है, उसका इंपैक्ट क्या आ सकता है और इसको सुधारे कैसे। इज दैट क्लियर, बोलो हाँ के ना। अच्छा जी, देन उसके बाद इधर देखिए बच्चों, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन देंगे कॉन्टेक्स्ट समझाने के लिए। तो याद रखिए, हम लोग जो डेफिशिएंसी बता रहे हैं बच्चों, एवरीवन प्लीज फॉलो मी, हम लोग जो डेफिशिएंसी बता रहे हैं उसमें सबसे पहले हम बताएंगे डेफिशिएंसी क्या है, इसका इफेक्ट क्या आ सकता है, हमारे सजेशंस क्या है। फिर हम लोग बच्चों सफिशिएंट कॉन्टेक्स्ट भी देंगे। किस चीज का कॉन्टेक्स्ट देंगे कि पर्पस ऑफ ऑडिट क्या था। आई होप हर बच्चा लिख लेगा पर्पस ऑफ ऑडिट क्या था, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर हम लोग बताएंगे हमने आईसी को कंसिडर किया है जो एफएस की प्रिपरेशन के लिए नेसेसरी था और हमारे ऑडिट प्रोसीजर की डिजाइन करने में हेल्प करने के लिए नेसेसरी था। हमारा ये ओपिनियन नहीं है आईसी के ऊपर, हाँ जी,
ऑडिटर ने कंसिडर आईसी को कंसिडर किया है, यस। किस लिए कंसिडर किया है? जो रेलेवेंट है फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पर्पस क्या था कंसिडरेशन का? टू डिजाइन दी ऑडिट प्रोसीजर। इज दिस एन इंडिविजुअल ओपिनियन ऑन आईसी? आंसर इज नो, ये हमारा ओपिनियन नहीं है आईसी की इफेक्टिवनेस के ऊपर। एंड हम ये भी बताएंगे ये मैटर सिर्फ वही है, ये डिफिशियंसी सिर्फ वही है जो आइडेंटिफाइड हो गई ड्यूरिंग द ऑडिट, और हमने कंक्लूड किया कि ये सफिशिएंट इंपॉर्टेंस रखते हैं टू मेरिट द अटेंशन ऑफ टीसीडब्ल्यूजी। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ के ना। ये मैटर सिर्फ ये डेफिशिएंसी सिर्फ वही है विच वर आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट, एंड वी कंक्लूडेड दैट these are of sufficient importance to merit being reported to the TCWG. Is that clear? बोलिए हाँ के ना। ये बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक बार दोबारा रिवाइज कराता हूं। हमने सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज किसको कम्युनिकेट करनी है? TCWG को इन राइटिंग ऑन अ टाइमली बेसिस। डन। अच्छा, क्या हम लोग मैनेजमेंट को भी कम्युनिकेट करेंगे? यस। एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम्युनिकेट करेंगे टाइमली बेसिस इन राइटिंग। अच्छा जी, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी बच्चों याद रखिएगा, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी जो हम TCWG को कम्युनिकेट करने जा रहे हैं वो मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करते हैं, अनलेस इट वुड बी इनएप्रोप्रिएट टू कम्युनिकेट टू द मैनेजमेंट इन पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस। अच्छा जी, अदर डेफिशिएंसीज जो मैनेजमेंट को किसी और ने कम्युनिकेट करनी चाहिए थी लेकिन नहीं करी हैं, हम वो भी कम्युनिकेट करके आ जाएंगे अगर ऑडिटर को लगता है दे आर इंपॉर्टेंट एनफ टू मेरिट द अटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट। अच्छा जी, देन उसके बाद बच्चों रिटन कम्युनिकेशन में क्या क्या जाएगा? डिस्क्रिप्शन ऑफ डेफिशिएंसी, एक्सप्लेनेशन ऑफ पोटेंशियल इफेक्ट, एंड सजेशन कि हम लोग उस डेफिशिएंसी को कैसे खत्म कर सकते हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होती, ओके ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। और फिजिकल वेरिफिकेशन ना होने की वजह से क्या हो रहा है? हमारी हो सकता है कि भाई साहब स्टॉक की फिजिकल वेरिफिकेशन का नहीं हो रही तो मिस स्टेटमेंट हो सकती है इन्वेंट्री के अमाउंट में। अब क्या करना चाहिए? फिजिकल वेरिफिकेशन जो है करवानी चाहिए, एक बंदे को उसके लिए अपॉइंट करना चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, सजेशन, और साथ बच्चों याद रखें क्या आपने सफिशिएंट इंफॉर्मेशन देनी है टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट को ताकि वो लोग कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन समझ पाए। कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन क्या है कि भाई साहब मेरा पर्पस था ऑडिट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देना, नंबर 1, साथ में मैंने आईसी को कंसिडर किया है जो रेलेवेंट था प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए और अपने ऑडिट प्रोसीजर को डिजाइन करने के लिए। ये आईसी पे मेरा ओपिनियन नहीं है। याद रखिए ये मैटर्स वही हैं जो आइडेंटिफाई हो गए थे ड्यूरिंग द ऑडिट और ऑडिटर को लगा था कि दे आर ऑफ सफिशिएंट इंपॉर्टेंस टू मेरिट द अटेंशन ऑफ द TCWG। डन। लीजिए बच्चों, डिटेल रिवीजन एक दो बार मैंने बोल दिया बच्चों ये, ताकि आप लोग जब रिवाइज कर रहे हो तो अच्छे से आप लोग बढ़िया से रिवाइज कर पाए। ओके चलो जी, ऐसे 580 जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ऐसे 580 किससे डील करता है? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन से। रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस क्या होती हैं? रिटर्न स्टेटमेंट्स जो मैनेजमेंट देती है ऑडिटर को। पहला क्वेश्चन यहीं पे, कौन देता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन? मैनेजमेंट देती है। किसको? ऑडिटर को। अच्छा, क्यों देती है? टू कंफर्म सर्टेन मैटर्स। ऑडिटर बहुत सारे ऑडिट एविडेंस जो है इकट्ठे करता है उनको सपोर्ट करने के लिए, और साथ में ऑडिटर कुछ मैटर्स को कंफर्म करना चाहता है, उस बात के लिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो है वो मैनेजमेंट देती है ऑडिटर को। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या नहीं आता? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, असर्शंस और सपोर्टिंग बुक्स एंड रिकॉर्ड्स जो हैं वो आपके रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का पार्ट जो है वो नहीं होते हैं। अच्छा जी, देन क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑडिट एविडेंस होता है? यस, नेसेसरी ऑडिट एविडेंस होता है, या बट सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जो है वो नहीं होता है। तो रिस्पॉन्सेज जैसे आपको इंक्वायरीज के मिलते हैं वैसे ही रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी ऑडिट एविडेंस होता है, बट याद रखिएगा ये सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं होता है, और ये फैक्ट के मैनेजमेंट ने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दी है, ये फैक्ट किसी भी तरीके से नेचर ऑफ अदर ऑडिट एविडेंस पे इंपैक्ट नहीं डालता है। राइट, नेचर और एक्सटेंट ऑफ अदर ऑडिट एविडेंस पे इंपैक्ट नहीं डाल सकता है। और ये बात याद रखिएगा कि भाई सिर्फ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे ऑडिटर ओपिनियन नहीं देगा, सिर्फ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन कर लेना इज नॉट सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। लीजिए अब बात करते हैं बच्चों ऑब्जेक्टिव की। आइए पहले तो एक बात यहां से भी आपको दिखा दूं, सिमिलर टू रिस्पॉन्सेज टू रिस्पॉन्सेज ऑफ इंक्वायरी, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज ऑडिट एविडेंस। नेसेसरी ऑडिट एविडेंस है, हमें चाहिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, लेकिन ये सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है। मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर रही है, इसका इंपैक्ट आपके नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ अदर ऑडिट एविडेंस पे नहीं आता है। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर, ओम साई राम, OSR, राइट। तो ओ से क्या है? ऑब्टेन मतलब रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे मैनेजमेंट और TCWG से दैट दे बिलीव दैट दे हैव फुलफिल्ड देयर रिस्पांसिबिलिटी फॉर PPFS एंड कंप्लीटनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन टू दी ऑडिटर। इस पे बच्चों एक बार डिटेल चर्चा भी होगी आपके सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो, अगर आपने देख लिया है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का, उसमें डिटेल चर्चा हुई है। रिवीजन वीडियो भी मैंने इसकी एक डिटेल में बना के आपके लिए तैयार कर दी है। अभी के लिए वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इज टू ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट एंड वेयर एप्रोप्रिएट दोज चार्ज विद गवर्नेंस। किस बात को लेकर? दैट दे बिलीव दैट दे हैव फुलफिल्ड देयर रिस्पांसिबिलिटी
responsibility for PPFS, preparation and presentation of financial statement, and completeness of information and access to the auditor. Then support other audit evidence को support करना, assertions को support करना through written representation, and to respond. किन चीज़ों को रिस्पॉन्ड करना, जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर दी और जो रिक्वेस्ट करी थी और प्रोवाइड नहीं करी, इन दोनों को रिस्पॉन्ड करना भी ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव में आता है। आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, SA 580 का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर विद रिस्पेक्ट टू SA 580। OSR याद रखिएगा, ओम साई राम, ऑब्टेन सपोर्ट एंड रिपोर्ट, ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट एंड वेयर एप्रोप्रिएट TCWG दैट दे बिलीव दैट दे हैव fulfilled their responsibility with respect to PPFS, preparation and presentation of financial statement, and completeness of info to the auditor. To support other audit evidence and assertions, other audit evidence which is relevant for financial statement and assertions in the financial statement, and respond जो आपने WR request करी और आपको provide नहीं करी गई वो, और जो WR आपको मिल गई। आइए, देन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन किससे लेनी है? मैनेजमेंट से, जिसके पास एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉलेज ऑफ द मैटर कंसर्न्ड है। और ये मैनेजमेंट के लोग कौन होंगे? ये डिफर कर सकता है किस पे? गवर्नेंस स्ट्रक्चर पे। मे वेरी ऑन गवर्नेंस स्ट्रक्चर, और गवर्नेंस स्ट्रक्चर का इम्पैक्ट, गवर्नेंस स्ट्रक्चर पे LR का भी इम्पैक्ट जो है वो हो सकता है। आइए, फॉर्मेट क्या होगा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का? रिप्रेजेंटेशन लेटर फॉर्मेट में, रिप्रेजेंटेशन लेटर फॉर्मेट में जो है वो होगी, ऑडिटर को एड्रेस किया जाएगा। लॉ और रेगुलेशन, अब यहाँ देखिए फॉर्मेट में सिर्फ इतनी सी बात थी कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एक रिप्रेजेंटेशन लेटर के फॉर्मेट में होगी जो ऑडिटर को एड्रेस्ड होगा। अब बात याद रखिए कि लॉ और रेगुलेशन अगर मैनेजमेंट को बोलता है पब्लिक रिटर्न स्टेटमेंट दो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, और ऑडिटर देख लेता है कि भाई साहब ये स्टेटमेंट, ऑडिटर डिटरमाइन सच स्टेटमेंट्स प्रोवाइडेड सम और ऑल ऑफ द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब लॉ और रेगुलेशन ने मैनेजमेंट को बोला कि आप लोग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दीजिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, राइट? पब्लिक रिटर्न स्टेटमेंट दीजिए। लॉ और रेगुलेशन मैनेजमेंट को बोला पब्लिक रिटर्न स्टेटमेंट दीजिए। ऑडिटर ने उन स्टेटमेंट को देखा और देखा कि भाई स्टेटमेंट में तो कुछ एस्पेक्ट कवर हो रहा है मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग, तो फिर क्या होगा? तो भाई साहब वो जो मैटर्स कवर्ड हैं पब्लिक रिटर्न स्टेटमेंट में, उसके लिए हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेने की जरूरत नहीं है, उसे दोबारा से हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। फिर से बोल देता हूँ, लॉ रेगुलेशन ने मैनेजमेंट को बोला कि पब्लिक रिटर्न स्टेटमेंट दो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। ऑडिटर ने देखा कि भाई उस स्टेटमेंट के अंदर कुछ बातें आ रही हैं मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड, अगर हाँ तो वो बातें दोबारा से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। ओके, देन बच्चों हम लोग चलते हैं। अब हम लोग क्या रिवाइज करेंगे? इधर देखिए, हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया, फ्रॉम होम हो गया, फॉर्म हो गया, और उसके बाद ये वाला पार्ट हम लोग सेकंड पार्ट में रिवाइज करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, हमने इसे सेकंड पार्ट में रिवाइज कर रखा है। देन आते हैं डेट एंड पीरियड पे। डेट और पीरियड क्या होगा? तो सुनिए, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कोशिश करें एज नियर एज प्रैक्टिकेबल हो, बट नॉट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपकी मैक्सिमम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कहाँ तक जा सकती है? एज नियर एज प्रैक्टिकेबल, but not after the date of auditor's report. They must cover all financial statement and the period referred to in the auditor's report. यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि बैलेंस शीट P&L या बैलेंस शीट कवर्ड है, P&L कवर्ड नहीं है, P&L कवर्ड है, बैलेंस शीट कवर्ड नहीं, ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्रॉपर पीरियड जिसका आपने ऑडिट किया है वो सारे पीरियड के लिए आपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है। डन? अच्छा जी, देन ये वाला पार्ट देखिएगा, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक पार्ट है। ऐसा हो सकता है कि करंट मैनेजमेंट जो है प्रेजेंट नहीं थी ड्यूरिंग ऑल द पीरियड रेफर टू इन ऑडिटर्स रिपोर्ट। येस, इट इज़ पॉसिबल चेंज इन मैनेजमेंट। जब आप आए थे तो मैनेजमेंट कुछ और थी, जब आप ऑडिट कर रहे हैं या रिपोर्ट इशू कर रहे हैं तब मैनेजमेंट कुछ और है। तो ऐसे पर्सन क्या बोल सकते हैं? वो बोल सकते हैं कि दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू प्रोवाइड सम और ऑल ऑफ द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, बट इससे उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिड्यूस नहीं होती है। वो बोल सकते हैं कि हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे इस पार्ट के लिए, बट अल्टीमेटली दे विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आइए, देन इश्यूज विद रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। याद रखिएगा बच्चों, दो केसेस में हम लोग डिस्क्लेमर ओपिनियन इशू कर सकते हैं। दो केसेस कौन कौन से हैं? आपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ली अबाउट द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी और आप कंक्लूड कर रहे हैं कि आपको सफिशिएंट डाउट है ओवर द इंटीग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिटर्न स्टेटमेंट्स आई आपके पास, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आई, आपने कंक्लूड किया कि आपको उनकी इंटीग्रिटी पे डाउट है। क्या डाउट है? कि भाई साहब देखो ये जो इन्होंने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दी है ये रिलायबल नहीं है, तो आपको डिस्क्लेमर देना पड़ेगा ओपिनियन पे। फिर से बोलता हूँ, आपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ली अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मैनेजमेंट और आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे डाउट हो रहा है इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट पे कि ये जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ये रिलायबल नहीं है, डिस्क्लेमर दे दो। दूसरा, आपने उनसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगी है, किसको लेके? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके, उन्होंने रिप्लाई ही नहीं किया है, डिस्क्लेमर दे दो। उन्होंने रिप्लाई ही नहीं किया है, डिस्क्लेमर दे दो। दो केसेस में डिस्क्लेमर। पहला केस क्या है बच्चों? आपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगी, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मिल गई, आपको डाउट है इंटीग्रिटी के ऊपर कि जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दी है उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके वो रिलायबल नहीं है,
डिस्क्लेम कर दो। दूसरा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अबाउट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, आप क्या इशू कर सकते हो, आपने बाकी तीनों दी नहीं है, आप क्या इशू कर सकते हो, डिस्क्लेमर इशू कर सकते हो। अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले नहीं, कोई और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगी है और ऑडिटर को कंसर्न है किसके ऊपर, कॉम्पिटेंस, इंटीग्रिटी, एथिकल वैल्यू एंड डिलीजेंस ऑफ मैनेजमेंट पे। तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर ने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगी है और उन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को पढ़ के ऑडिटर को डाउट आ रहा है कॉम्पिटेंस, इंटीग्रिटी, एथिकल वैल्यू, डिलीजेंस ऑफ मैनेजमेंट पे, तो वो देखेगा इसका इफेक्ट क्या आता है जो बाकी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मुझे मिली है वो उन पे और ऑडिट एविडेंस पे। हाँ जी, बाकी जो मुझे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मिली है उन पे और ऑडिट एविडेंस पे। ओके, एक तो वो इफेक्ट देखेगा, इस ब्लॉक को हम लोग बोल देते हैं कि वो क्या देखेगा, कम ऑन टेल मी, इफेक्ट देखेगा। और इफेक्ट किस पे देखेगा, इसको भी बना लेते हैं। इफेक्ट वो दो चीज़ों पे देखेगा, बाकी रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस की रिलायबिलिटी ऑफ अदर रिप्रेजेंटेशन, चाहे रिटर्न में थी चाहे ओरल थी, और साथ साथ में अपने ऑडिट एविडेंस पे। दूसरी बात वो क्या करेगा, वो अगर इनकंसिस्टेंसी दिखती है उसको, जो मैनेजमेंट ने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दी और जो उसके पास ऑडिट एविडेंस है उसमें इनकंसिस्टेंसी दिखती है WR और AE के बीच में, तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर उस डाउट को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। और तीसरा पार्ट अगर वो ये भी चेक करेगा क्या मेरा रिस्क असेसमेंट एप्रोप्रिएट है, एंड इफ नॉट, अगर रिस्क असेसमेंट एप्रोप्रिएट नहीं है तो वो क्या करेगा, तो वो रिवाइज कर देगा अपने रिस्क को, रिवाइज रिस्क असेसमेंट, एंड अकॉर्डिंगली NET ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स जो यूज होने टू रिस्पॉन्ड द रिस्क उनको भी रिवाइज कर देगा। ध्यान से देखिए, आपको अदर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मिली है और ऑडिटर को कंसर्न हो गया है उन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को पढ़ के मैनेजमेंट की कॉम्पिटेंस पे, इंटीग्रिटी पे, एथिकल वैल्यू पे, डिलीजेंस ऑफ मैनेजमेंट पे। तो सबसे पहले तो क्या करेगा, इसका इफेक्ट देखेगा, बाकी जो रिप्रेजेंटेशन आई थी उनके ऊपर क्या इफेक्ट है, चाहे वो रिटर्न थी या ओरल थी, और इन जनरल ऑडिट एविडेंस के ऊपर क्या इंपैक्ट है। फिर वो चेक करेगा भाई इनकंसिस्टेंसी अगर है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन और अदर ऑडिट एविडेंस जो उसने इकट्ठा कर रखा है उसे रिजॉल्व करेगा। अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर वो अपनी रिस्क असेसमेंट को भी चेक करेगा वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं, अगर एप्रोप्रिएट नहीं है तो उसे रिवाइज करेगा और NET ऑफ ऑडिट प्रोसीजर को भी डिटरमाइन करेगा टू रिस्पॉन्ड टू दी असेस्ड रिस्क। लीजिए, अगर ऐसे ही आपने कोई अदर रिप्रेजेंटेशन मांगी थी और प्रोवाइड नहीं करी तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में सबसे पहले हम लोग मैटर को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के साथ। देन डिस्कस करने के बाद हम लोग रीइवैल्यूएट करेंगे। क्या रीइवैल्यूएट करेंगे, इंटीग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट। और फिर वही बात कि भाई इस रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को जो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं इसकी वजह से इनकी इंटीग्रिटी पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, और साथ साथ में इसका इफेक्ट क्या आ रहा है रिलायबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड अदर ऑडिट एविडेंस पे। तो रीइवैल्यूएट इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड इवैल्यूएट सिंपल वही वाली बात, इफेक्ट किस पे, इफेक्ट कौन सी वाली बात बेटा, ये वाली बात, इफेक्ट किस पे, रिलायबिलिटी ऑफ रिटर्न और ओरल रिप्रेजेंटेशन एज वेल एज अदर ऑडिट एविडेंस। देन उसके बाद एक खुला ग्राउंड दे दिया आपको, टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। इसमें आप लोग ये भी देख सकते हैं कि आपके ओपिनियन पे इस बात का क्या इंपैक्ट आने वाला है। अदर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नॉट प्रोवाइडेड, नंबर 1 डिस्कस द मैटर विद मैनेजमेंट, नंबर 2 रीइवैल्यूएट द इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, नंबर 3 इवैल्यूएट कि इसका इफेक्ट जो है वो क्या आने वाला है, इफेक्ट किस पे क्या आने वाला है, जो बाकी रिप्रेजेंटेशन मुझे ओरल या रिटर्न मिली है, जो अदर ऑडिट एविडेंस मैंने ऑब्टेन किया है, राइट। एंड इसके बाद नंबर 4 टेक एप्रोप्रिएट एक्शन इंक्लूडिंग डिटरमाइनिंग द पॉसिबल इफेक्ट ऑन द ओपिनियन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद SA 705। लीजिए, तो हमारा ये इश्यूज भी कंप्लीट हो जाता है, डेट एंड पीरियड भी कवर हो गया, राइट। और बाकी पार्ट्स हम लोग सेकंड पार्ट के अंदर कवर कर लेंगे। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। चलिए जी, 580 के सेकंड पार्ट की बच्चों रिवीजन करते हैं। काफ़ी टेक्निकल पार्ट है, ध्यान से धीरे धीरे चलिएगा। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि इस पार्ट में हम लोग 4 रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस पे बात करेंगे। नंबर 1 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अबाउट दी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। नंबर 2 बच्चों हम लोग चर्चा करने वाले हैं किस पे, आपसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अबाउट डेफिशिएंसीज इन IC। नंबर 3 हम लोग चर्चा करने वाले हैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अबाउट स्पेसिफिक असर्शन। एंड नंबर 4 रिवीजन करेंगे हम लोग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अदर एंड देन मिसलेनियस पॉइंट की। सबसे पहले बात करता हूँ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अबाउट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सुनिए, ऑडिटर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेता है मैनेजमेंट से। अच्छा जी, किस बात को लेके, PPFS को लेके, और इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करनी थी वो कर दी है, एक्सेस जो प्रोवाइड करना था वो कर दिया है, एंड सारी ट्रांजैक्शन कंप्लीटली रिकॉर्ड हुई हैं। इन 2 बातों को जो है कवर किया जाता है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर, PPFS, DIMIC एंड एक्सेस टू दी ऑडिटर। ये बातें मैं बचपन से पता है। अब जरा इसमें एडिशनल पॉइंट क्या क्या है इधर देखिए। मैं यानी ऑडिटर PPFS के लिए मैनेजमेंट से क्या लेगा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेगा कि भाई आपने PPFS एज पर AFRF किया है नहीं।
मैनेजमेंट क्या क्वालिफाइंग लैंग्वेज, कंडीशनल लैंग्वेज का यूज कर सकती है? आंसर इज यस, बिल्कुल कर सकती है। ऑडिटर उसे एक्सेप्टेबल मान के चलेगा, प्रोवाइडेड दैट एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, एप्रोप्रिएट नॉलेज वाले व्यक्ति से आपको क्या आ रही हो, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आ रही हो। क्वालिफाइंग लैंग्वेज, कंडीशनल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? टू द बेस्ट ऑफ अवर बिलीफ, टू द बेस्ट ऑफ अवर नॉलेज, ऐसे करके मैनेजमेंट जो है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे सकती है। फिर अच्छा, अगर आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मुझे बताइएगा ये टॉपिक आपने अपने क्लास में कवर किया है, नहीं किया है? नहीं किया है तो मैं बता दूं कि ये न्यू कोर्स में नया टॉपिक ऐड हुआ है, ये पहले नहीं था भाई साहब इतनी डिटेल के अंदर, और अब ये है। इवन सीए फाइनल में भी इतनी डिटेल में नहीं है, लेकिन आपके लिए है। आइए, हमने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ली मैनेजमेंट से रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके, पीपीएफएस को लेके, उसमें 3 पॉइंट आते हैं। पीपीएफएस एज पर एएफआरएफ है, क्वालिफाइंग लैंग्वेज एक्सेप्टेबल है, और ऑडिटर मैनेजमेंट को एक और रिक्वायरमेंट भेज सकता है कि ऑडिटर मैनेजमेंट को बोल सकता है कि प्लीज कंफर्म करो कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के लिए आपने एप्रोप्रिएट इंक्वायरीज करी थी, यानी अपने रेलेवेंट प्रोफेशनल से, रेलेवेंट एक्सपर्ट से, रेलेवेंट पर्सन से प्रॉपर इंक्वायरी करने के बाद हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो, ताकि हमें इन्फॉर्म्ड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मिले। ये तीनों बातें आ गई यहाँ पे। फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड फॉर और एंड कंप्लीटनेस ऑफ ट्रांजैक्शन। तो ऑडिटर जो है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेगा मैनेजमेंट से, किस बात को लेके, कि मैनेजमेंट ने सारी इंफॉर्मेशन और एक्सेस जैसा टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के टाइम पे एग्री हुआ था, ऐसे 210 में जैसे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के टाइम पे एग्री हुआ था, वो सारी इंफॉर्मेशन और एक्सेस जो है वो प्रोवाइड कर दी है, किसको? ऑडिटर को। और साथ साथ में ऑल ट्रांजैक्शंस आर इन एफएस, ऑल ट्रांजैक्शन आर इन एफएस, रिकॉर्डेड एंड रिफ्लेक्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये दो पार्ट कवर हो जाते हैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट अबाउट इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। अब जरा सुनिएगा, ये अलग से एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अबाउट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज नेसेसरी, क्यों है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अबाउट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज नेसेसरी। सुनिए, ऑडिटर जो है वो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना चाहता है मैनेजमेंट के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके विद रिस्पेक्ट टू पीपीएफएस, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन एंड कंप्लीटनेस ऑफ ट्रांजैक्शन। तो वो ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करने के लिए ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, उस ऑडिट एविडेंस को सपोर्ट करने के लिए ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। या यूं कह सकते हैं कि ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो मैनेजमेंट से ले रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके, ये अपने आप में एक ऑडिट एविडेंस है मैनेजमेंट के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू पीपीएफएस एंड प्रोवाइडिंग इन्फो एंड कंप्लीटनेस ऑफ ट्रांजैक्शन। प्रोवाइडेड इन्फो के साथ एक वर्ड हमेशा बोल दिया करो, प्रोवाइडिंग इन्फो एंड एक्सेस एंड कंप्लीटनेस ऑफ ट्रांजैक्शन। ओके, बोल दो हाँ के ना, यस। और कंप्लीटनेस ऑफ ट्रांजैक्शन में आप लोग क्या बोल सकते हैं, हमेशा याद रखें आर रिफ्लेक्टेड एंड रिकॉर्डेड इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा जी, चलिए ये आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, मैं इसमें से यहाँ से हटा देता हूँ, नहीं तो फिर आप लोग बोलते हो क्लीन नोट्स दो एटसेट्रा एटसेट्रा। तो प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन एंड एक्सेस टू दी ऑडिटर एंड कंप्लीटनेस ऑफ ट्रांजैक्शन, बोले तो आर रिकॉर्डेड एंड रिफ्लेक्टेड इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और क्यों जरूरी है? रीजन नंबर 1 ऑडिट एविडेंस है, रीजन नंबर 2 रिकन्फर्म करवाने के लिए मैनेजमेंट की एक्नॉलेजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दिस रिटर्न रिप्रेजेंटेशन विल हेल्प इन रिकन्फर्मिंग द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट विद रिस्पेक्ट एक्नॉलेजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लीजिए, अब बच्चों ये जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है अबाउट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट कब बन जाती है? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तब बन जाती है जब मैनेजमेंट में चेंज हुआ हो, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पिछले साल में बने थे, इंडिकेशन है कि मैनेजमेंट मिसअंडरस्टैंड कर दी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को और सर्कमस्टांसेस में बदलाव आ गया हो। फिर से बोल देता हूँ, ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कब जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है? कौन सी वाली रिटर्न रिप्रेजेंटेशन? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली, जब मैनेजमेंट में चेंज हुआ हो, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पिछले साल में सेट हुए थे, मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मिसअंडरस्टैंड कर रही है, सर्कमस्टांसेस में कुछ बदलाव जो है वो आ चुके हैं। आ जाइए आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं बच्चों, आ जाओ। देन मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ध्यान से मिसलेनियस पॉइंट है थोड़ा सा। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डिस्क्रिप्शन इन WR में कैसे आएगी? हाउ यू आर गोइंग टू डिस्क्राइब, हाउ मैनेजमेंट शुड डिस्क्राइब इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन WR इन द सेम मैनर एज इट वॉज डिस्क्राइब्ड इन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। लीजिए, ये हमारी पहली रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गई। 4 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पे चर्चा होनी है। ये थी आपकी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। दूसरी बहुत आसान है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अबाउट डेफिशिएंसीज इन IC। तो ऑडिटर मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेगा दैट मैनेजमेंट हैज कम्युनिकेटेड टू द ऑडिटर ऑल डेफिशिएंसीज इन IC ऑफ विच मैनेजमेंट इज अवेयर। 265 से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। हम लोग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे मैनेजमेंट से कि दैट यू हैव कम्युनिकेटेड अस ऑल द डेफिशिएंसीज इन IC दैट यू आर अवेयर ऑफ, दैट्स इट। देन इसके बाद बच्चों बात करते हैं हम लोग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन स्पेसिफिक असर्शन की। यहां पे जो है वो चर्चा होती है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैनेजमेंट्स इंटेंशन, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैनेजमेंट्स इंटेंशन। देखिए भूमिका कैसे बनाएंगे? ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस लेना है रिगार्डिंग मैनेजमेंट इंटेंशन एंड जजमेंट, बिकॉज मैनेजमेंट इंटेंशन और जजमेंट का डायरेक्ट इंपैक्ट आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन की अगर मैं बात करता हूं, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होगी ये डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट की इंटेंशन उस इन्वेस्टमेंट के होल्डिंग पीरियड को लेके क्या है, लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। इससे डायरेक्ट इंपैक्ट आने वाला है किसके ऊपर? इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाई जा रही है।
है ना। तो अब ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस चाहिए भाई मैनेजमेंट की इंटेंशन को लेके, उसके लिए वो बहुत सारे ऑडिट प्रोसीजर भी लगा सकता है, जैसे कि पास्ट हिस्ट्री चेक कर सकता है ऑफ कैरिंग आउट द इंटेंशन, मैनेजमेंट जो कहती है वो करती भी है नहीं, रीजन फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, मैनेजमेंट ने क्यों इसको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में क्लासीफाई किया था, एबिलिटी टू परस्यू द पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, क्या मैनेजमेंट इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखने की एबिलिटी भी रखती है, एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनकंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू मैनेजमेंट इंटेंशन। सारे एग्जाम्पल भी बता रहा हूँ बेटा। हाँ जी, क्या बोर्ड मीटिंग के कुछ मिनट्स ऐसा तो नहीं दिखा रहे कि भैया कह तो ये लॉन्ग टर्म रहे हैं, लेकिन आपको बोर्ड मिनट्स में दिख रहा है कि भैया ये तो बेचने की बात कर रहे हैं इसको। तो याद रखिए इस बात को कि ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस चाहिए मैनेजमेंट की इंटेंशन और जजमेंट का, क्योंकि इनका डायरेक्ट इंपैक्ट आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। उसके लिए वो 4 तरीके से ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन भी कर सकता है कि ये अपनी पुरानी इंटेंशंस को इन्होंने कैसी कैरी किया है, एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन क्यों चूज किया है, एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन को कंप्लीट करने के लिए इनके पास एबिलिटी भी है नहीं, या कोई इनकंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है मैनेजमेंट की इंटेंशन को लेकर। अगर देखिए ये सारी चीज़ों से वो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लेगा, फिर इस ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करने के लिए भैया वो क्या करेगा, ऑडिटर जो है मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी ले लेगा इसको सपोर्ट करने के लिए मैनेजमेंट की इंटेंशन और जजमेंट के रिस्पेक्ट में। लीजिए तीसरी भी हमारी कंप्लीट होती है। अब आते हैं चौथी पे, और उसमें कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स भी हैं, आइए देख लेते हैं। अदर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आईसीए के स्टडी मैट में कवर्ड है, मैंने अपनी बुक में कवर नहीं करी थी, फिर मैंने बच्चों आपको ये अच्छे से यहाँ पे लिखवा दी है। अदर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भूमिका समझिएगा। 580 बोलता है कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लो, जनरल रिक्वायरमेंट्स बताता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को लेके। अच्छा जी, अदर एसेस फॉर एग्जांपल एसे 501 आपको स्पेसिफाई करते हैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है आपने स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज के लिए। जैसे कि ऐसे 501 की अगर बच्चों में बात करूं तो 501 में आप लोग देखेंगे लिटिगेशन एंड क्लेम को लेके एक स्पेसिफिक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की बात की गई है। स्पेसिफिक ऑडिट एरिया है लिटिगेशन एंड क्लेम, उसको लेके एक स्पेसिफिक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आपको ऐसे 501 जो है वो बताता है। बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताइए, क्या इसके बियॉन्ड भी ऑडिटर जो है अपनी प्रोफेशनल जजमेंट के बेसिस पे एडिशनल रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकता है? आंसर इज यस, बिल्कुल ले सकता है। बियॉन्ड दिस एन ऑडिटर में डिटरमाइन बेस्ड ऑन देयर प्रोफेशनल जजमेंट दैट एडिशनल रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आर नेसेसरी टू सपोर्ट ऑडिट एविडेंस और टू कंफर्म स्पेसिफिक असर्शन इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए फिर से बोलता हूं, 580 जनरल गाइडलाइन देता है, अदर एसेस आपको स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज पे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेने के लिए बोलते हैं। इसके बियॉन्ड भी ऑडिटर अपनी प्रोफेशनल जजमेंट के बेसिस पे क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकता है? आंसर इज यस, बिल्कुल ले सकता है। फिर बच्चों एक मिसलेनियस पॉइंट और कवर्ड है आपके आईसीए के स्टडी मैट में, मैंने सोचा वो भी कवर करा देता हूं। इधर देखिए, ऑडिटर जो है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेता है अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन एडिशन। देखो दोबारा से बोलता हूं, ऑडिटर जो है मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेता था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर। ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के और एस्पेक्ट्स के लिए भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकता है क्या? पीपीएफएस के लिए तो ले ली थी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, क्या पीपीएफएस को प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को छोड़ के बाकी एस्पेक्ट पे भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकता है क्या? आंसर इज यस। इसमें यह कहना है आईसीआई का स्टैंडर्ड का कि देखो जी, ये जो आप अदर एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले रहे हो, दे आर सेपरेट, दे कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ द written representation of responsibility of the management. They can supplement, they can complement, they can support the written representation with respect to responsibility of management, but they cannot be considered as part of the written representation, हाँ जी, written representation of the responsibilities of the management. Okay, देखिए, ऑडिटर में सीक फर्दर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन एडिशन टू द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। दीज रिटर्न रिप्रेजेंटेशन विल बी सेपरेट, दे कैन सपोर्ट एंड सप्लीमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कहाँ कहाँ पे एग्जाम्पल्स मैंने आपको देने की कोशिश करी, अब मैं आपको उन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो ऑडिटर लेगा, मेरे साथ साथ एवरीवन जो ऑडिटर लेगा और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिस्पेक्ट में होगी, लेकिन वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होगी। नंबर 1, सिलेक्शन ऑफ व्हाट? अकाउंटिंग पॉलिसी। आपने सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी को लेकर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लिया, वेरी गुड, वेल डन, शाबाश, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बात सुनिएगा, आपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले ली है सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी को लेके, ये अलग है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन उसका पार्ट नहीं है। दूसरा, एसीपीडी ऑफ सर्टेन मैटर्स को लेके आप लोग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं, जैसे कंटीजेंट लायबिलिटी की एसीपीडी। व्हाट इज एसीपीडी? अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर। आप एसीपीडी ऑफ सर्टेन मैटर्स को लेके रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लीजिए। अगेन ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है, लेकिन ये पीपीएफएस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे रिलेटेड नहीं मानी जाएगी, उसका पार्ट नहीं मानी जाएगी। कंटीजेंट लायबिलिटी है, प्लान और इंटेंशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एन एसेट, कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉ रेगुलेशन, और टाइटल और एनकम्ब्रेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज को लेके, आई शुड से एसेट्स को लेके, इन सारे मैटर्स में ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है, बट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
डन। चलिए जी, कंप्लीट हो गया ये वाला पार्ट और इसकी रिवीजन भी। ऑल द बेस्ट। चलिए जी, हम लोग कर रहे हैं बच्चों ऐसे 260 की रिवीजन। सबसे पहले स्कोप, ये बताता है ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कम्युनिकेट विद टीसीडब्ल्यूजी इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इतना काम का नहीं। फिर बच्चों 3 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव बता दो इस एसए में क्या है। कम्युनिकेट करना क्लियरली, पहले तो इसको कम्युनिकेट करना क्लियरली विद टीसीडब्ल्यूजी। याद करो क्लास के टाइम पे बच्चों मैंने आपको नहीं पढ़ाया था। क्यों? क्योंकि अब आपको पता है वो क्या कम्युनिकेट करता है। 4 मैटर्स थे, 4 में से 2 लिखे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑडिटर, प्लान, स्कोप एंड टाइमिंग। याद है कि नहीं? बोलो हाँ के ना। तो कम्युनिकेट करना किससे? टीसीडब्ल्यूजी से क्लियरली कम्युनिकेट करना। क्या कम्युनिकेट करना बेटा? प्लान, स्कोप एंड टाइमिंग और अपना साथ साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। बस 2 बातें लिख दो। इन्फॉर्मेशन लेना टीसीडब्ल्यूजी से रेलेवेंट फॉर ऑडिट, फिर साथ साथ में टीसीडब्ल्यूजी को ऑब्जर्वेशन देना विद रिस्पेक्ट टू ओवरसीइंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस एंड प्रमोट करना बच्चों किसको? आग दोनों तरफ लगी हुई है। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ के ना। एक बार फिर से, कम्युनिकेट करना क्लियरली विद टीसीडब्ल्यूजी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट? ऑडिटर एंड प्लान, स्कोप एंड टाइमिंग। इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करना रेलेवेंट फॉर ऑडिट, टीसीडब्ल्यूजी को टाइमली ऑब्जर्वेशन देना विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। अच्छा जी, फिर इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना, प्रमोट करना, ये काम है किसका? ऑडिटर का 3 नंबर के लिए। रोल ऑफ कम्युनिकेशन, अगेन बच्चों 3 नंबर का क्वेश्चन। रोल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा? सबसे पहले तो हम बोलेंगे 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। दूसरी बात बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे? रोल के एडवांटेजेस क्या है? पहला वर्ड बच्चों कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप। याद रखेंगे, कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप, जिससे ऑडिट के कंडक्ट में हेल्प मिलेगी। इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, ये बात याद रखिएगा। झप्पी पप्पी नहीं होनी चाहिए, हाय हेलो चलेगी, ऐसे याद रख लोगे। बोलो हाँ के ना। इंडिपेंडेंस हर्ट नहीं होनी चाहिए। हेल्प इन ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑडिट फ्रॉम टीसीडब्ल्यूजी। राइट, क्या कह रहे हैं आपको कि भाई साहब आपको ऊपर वाली बातें बच्चों बदल बदल के लिख रहे हैं कि ऑडिटर को हेल्प मिलेगी इन ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टीसीडब्ल्यूजी। और तीसरी बात भी ऊपर वाली है कि आप टीसीडब्ल्यूजी को क्या दे पाएंगे? इनसाइट्स दे पाएंगे, एक्शनेबल इनसाइट्स दे पाएंगे टू इंप्रूव देयर ओवरसीइंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस एंड इट विल अल्टीमेटली रिड्यूस दी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो 3 रोल बता दो। 3 रोल, पहले तो बच्चों रिश्ता, कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप बनेगा, कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप। दूसरा, हमारी क्या मदद मिलेगी? हमें भाई साहब इन्फॉर्मेशन मिलेगी रिलेटेड टू ऑडिट, जैसे कि हमें ऑडिट एविडेंस मिलेगा, जैसे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग अबाउट एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट बढ़ेगी। और तीसरा, उनको मदद मिलेगी। उनको क्या मदद मिलेगी बच्चों? हम लोग उनकी मदद करेंगे टू फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवरसीइंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस विच विल अल्टीमेटली रिड्यूस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। डन, लिख लोगे? इंपॉर्टेंस, यस सर। कम्युनिकेशन बच्चों याद रखें, इसमें कम्युनिकेशन किससे करना है? ऑडिटर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एप्रोप्रिएट पर्सन कौन है एज पर गवर्नेंस स्ट्रक्चर। मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड कितने थे? 4। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर 1, नंबर 2 प्लान, स्कोप एंड टाइमिंग, इन दोनों में कोई खास बात नहीं है। नंबर 3 बच्चों आपके पास आती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग फ्रॉम ऑडिट। और नंबर 4 भी एक खास बात है लिस्टेड एंटिटी के केस में, कम्युनिकेशन ऑफ ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज। सबसे पहले ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या बताएगा? फॉर्मिंग एंड एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो मैनेजमेंट ने बनाई है विद दी ओवरसाइट ऑफ टीसीडब्ल्यूजी। एंड ये इंपॉर्टेंट बच्चों, क्या ऑडिटर का ओपिनियन रिलीव कर देता है मैनेजमेंट को फ्रॉम इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज? आंसर इज नो। तो फिर से ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा कि ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग एंड एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन, जो किसने बनाए हैं? मैनेजमेंट ने बनाए हैं। और याद रखिए बच्चों, ऑडिटर का ओपिनियन रिलीव नहीं करता है मैनेजमेंट और डीसीडब्ल्यूजी को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। देन प्लान, स्कोप एंड टाइमिंग कुछ भी नहीं है बच्चों, एक ओवरव्यू कम्युनिकेट कर देंगे, प्लान स्कोप क्या है, क्या क्या कवर करने वाले हैं, टाइमिंग क्या रहने वाली है, और साथ साथ में बता देंगे भाई साहब कोई सिग्निफिकेंट रिस्क भी अगर आइडेंटिफाई हुआ था तो। अच्छा जी, देन आते हैं बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि कौन कौन सी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स हैं जो कम्युनिकेट करेगा ऑडिटर किसको? दोस्त चाविद गवर्नेंस को। नंबर 1, मेरे साथ बोलेगी पब्लिक, नंबर 1 QA, भूलना नहीं है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिस, अकाउंटिंग पॉलिसी एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। फिर सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी, और बहुत दिक्कत हुई थी यार। फिर उसके बाद बच्चों सिग्निफिकेंट मैटर एंड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। सिग्निफिकेंट मैटर जो मैनेजमेंट से डिस्कशन में है, और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो मैंने मांगी थी, लेकिन ये दोनों हम लोग जो है कम्युनिकेट नहीं करेंगे अगर टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट क्या है? सेम है। ओके, फिर सर्कमस्टांसेस जिनसे डायरेक्ट इंपैक्ट आता है फॉर्मेट एंड कंटेंट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट पे। सर्कमस्टांसेस जिनसे डायरेक्ट इंपैक्ट आता है फॉर्मेट और कंटेंट ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट पे। एंड और कोई सिग्निफिकेंट मैटर जो ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट में जरूरी है, विच इज रेलेवेंट फॉर दी ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट में रेलेवेंट है फॉर ओवरसाइट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। याद है ना, टीसीडब्ल्यूजी की मदद करनी थी ओवरसाइट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को लेके। बोल दो, आ जाओ जी। चलिए जी, देन इंडिपेंडेंस को लेके बच्चों याद रखें, सिर्फ किसके केस में कम्युनिकेट करना है? लिस्टेड एंटिटी के केस में। और बच्चों इस पे बड़ी मेहनत करी थी, एक स्टेटमेंट देंगे दैट engagement team, other members in the firm, others in the firm, the network firm have complied with relevant ethical requirement regarding the independence.
मजा आया? एंगेजमेंट टीम, others in the firm, the network firm have complied with the ethical requirements with respect to independence during the audit. एंड हमने आइडेंटिफाई कर लिया, कंसिडर कर लिया सारे रिलेशनशिप को जो इंपैक्ट डाल सकते थे इंडिपेंडेंस पे, इंक्लूडिंग नॉन ऑडिट सर्विस। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फाइनली बच्चों, हमने सेफ गार्ड्स अप्लाई कर दिए हैं, ईदर टू एलिमिनेट दी थ्रेट्स और टू रिड्यूस दी थ्रेट्स टू एन एप्रोप्रिएटली लो लेवल। कोई बच्चा चैप्टर 11 पढ़े बिना इसे समझा के दिखा दे, इसे समझ के दिखा दे, यहीं कहीं गिरा होगा किसी कोने में, सच बता रहा हूं मैं आपको। बोल दो हाँ के ना, आ जाओ जी प्लीज। कम्युनिकेशन प्रोसेस बच्चों, कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसा करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? इस्टेब्लिश द कम्युनिकेशन प्रोसेस, फॉर्म, कंटेंट, टाइमिंग, डन। फिर फॉर्म पे ही चर्चा, यहीं से दूसरा पॉइंट उठा लो, फॉर्म पे ही चर्चा। फॉर्म हम लोग क्या करेंगे बच्चों? हमें जब भी ओरल इनएडुकेट रखेगा हम लोग रिटन कम्युनिकेशन करेंगे, और याद रखेगा हर चीज को बच्चों रिटन कम्युनिकेशन करना जरूरी नहीं है, फॉर्मेट। देन उसके बाद इंडिपेंडेंस, ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस के बारे में कम्युनिकेट करूंगा लिस्टेड एंटिटी के केस में। देन कैसे कम्युनिकेट करूंगा? टाइमली बेसिस पे, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, टाइमली बेसिस पे कम्युनिकेट करके आए। एंड फाइनली बच्चों, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इवेल्युएट करेंगे कि ये जो कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस एडिक्वेट है या नहीं है, और अगर नहीं होगा उसका इंपैक्ट देखूंगा रिस्क असेसमेंट पे, ऑडिट एविडेंस पे, और साथ साथ में आई एम गोइंग टू, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। अगर सकीना और तारा सिंह को मिलने नहीं दिया जाएगा तो बेटा तारा सिंह पाकिस्तान जाएगा, अशरफ अली के घर में घुस के नलका उखाड़ लेगा। कॉन्टेक्स्ट समझ में आया कि नहीं? पक्का? टेक नेसेसरी एक्शन। फिर से बता देता हूं, हम लोग एडिक्वेट कम्युनिकेशन प्रोसेस देखेंगे है या नहीं। एसेस इफ टू वे कम्युनिकेशन वाज एडिक्वेट फॉर द ऑडिट पर्पस। इफ इनएडिक्वेट हम लोग क्या देखेंगे? उसका इंपैक्ट रिस्क असेसमेंट पे और साथ साथ में एविडेंस गैदरिंग पे। एंड देन वी आर गोइंग टू टेक व्हाट? नेसेसरी एक्शन। डन। चलो भाई चलो, यहां पे आगे हमारा ऐसे हो जाता है खत्म। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। क्या कुछ बता रहे थे चैट में? भी आ रहा हूँ। चलिए जी, SA 450 को रिवाइज करते हैं। पहले बच्चों SA 450 का पूरा फ्लो देख लो। पहला स्टेप क्या था? ऑडिटर क्या करेगा? मिस स्टेटमेंट को एक्यूमुलेट करेगा और ट्रिवियल मिस स्टेटमेंट्स को, ट्रिवियल क्वांटिटी को छोड़ देगा। यहीं पे कनेक्ट करके चलो बच्चों, ये बात ऑडिटर को डॉक्यूमेंट भी करनी है कि भाई कौन सी मिसस्टेटमेंट्स हैं जो उसने ट्रिवियल मानी है, वो अमाउंट क्या है जिसको ट्रिवियल मान के चल रहा है। आइए देन अब बच्चों वो क्या करने वाला है? इवेल्युएट करने वाला है क्या ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान नीड्स टू बी चेंज। इधर देखिए, इस इवैल्यूएशन के पॉइंट्स को भी यहीं पे कवर करके चलिए जो हमने डिटेल में पढ़े थे। ऑडिटर क्या देखेगा? ऐसे सर्कमस्टांसेस या फिर ऐसी मिसस्टेटमेंट्स जो क्या कर रही हैं, कमॉन, जो क्या कर रही हैं, MS लिख देता हूं शॉर्ट में, हाँ जी, जो क्या कर रही हैं, वर्ड बोलो चैट में, जो वर्ड बोलो, इंडिकेट, वेरी गुड, इंडिकेट कर रही हैं कि भाई और भी ऐसी मिसस्टेटमेंट्स हो सकती हैं, या फिर एग्रीगेट ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एक्सीड करने वाला है किसको, या टच करने वाला है किसको? मटेरियलिटी लेवल को। तो ऐसे केस में ऑडिटर इवैल्यूएट करता है कि मुझे अपनी स्ट्रैटेजी और प्लान भी चेंज करनी है या नहीं। 2 स्टेप लिए बच्चों, डिटेल में रिवीजन कराता हुआ चल रहा हूं, बुक में लास्ट में एक बार देख लेंगे, कुछ रह जाएगा तो। सबसे पहले एक्यूमुलेट द मिसस्टेटमेंट, ट्रिवियल वाली छोड़ दो, इसको डॉक्यूमेंट भी करो कि आपने कौन से अमाउंट से जो है वो ट्रिवियल मानना शुरू कर दिया था। इवैल्यूएट करो ऑडिट स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्लान में कुछ चेंज लाना है क्या। यहां पे बच्चों 2 बातें ध्यान में रखो, सर्कमस्टांसेस और मिसस्टेटमेंट जो इंडिकेट कर रहे हैं कि और भी मिसस्टेटमेंट ऐसी हो सकती हैं, एन एग्रीगेट ऑफ मिसस्टेटमेंट इफ इट इज गेटिंग नियर टू और इट इज ब्रीचिंग दी मटेरियल लेवल फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। अच्छा, अब जाके हमारा असली ऐसे शुरू होगा। हम लोग बच्चों क्या करेंगे? कम्युनिकेट कर देंगे मिसस्टेटमेंट किसको? मैनेजमेंट को। रिक्वेस्ट करेंगे उनसे क्या कर दो? करेक्ट कर दो। मैनेजमेंट ने करेक्ट कर दी तो हम लोग चेक करेंगे एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगा के कि भाई करेक्ट है। एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स लगा के हम लोग चेक करेंगे कि भाई करेक्ट है या नहीं है। करेक्ट नहीं करी तो अब हम लोग मिसस्टेटमेंट को बच्चों क्या बना देंगे? अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, UCM। और याद रखें, नॉट करेक्टेड तो बच्चों हम लोग यहां पे उससे रीजंस भी मांगेंगे, अंडरस्टैंडिंग भी लेंगे, रीजंस प्लस अंडरस्टैंडिंग भी ऑब्टेन कर लेंगे मैनेजमेंट से कि आपने करेक्ट क्यों नहीं करी है, आप हमें समझाइए, रीजंस दीजिए। और अब बच्चों उनको क्या बोल देंगे? अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। ओके, अच्छा जी। फिर हम लोगों के पास एक काम होगा, वी आर गोइंग टू रीअसेस द मटेरियलिटी ऑन द बेसिस ऑफ, हाँ जी, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट।
फिर हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि भाई यूसीएम मटेरियल है या नहीं है, एंड साथ में हम लोग कम्युनिकेट कर देंगे टीसीडब्ल्यूजी को कि यूसीएम का क्या इफेक्ट आने वाला है मेरे ओपिनियन पे। टीसीडब्ल्यूजी से भी रिक्वेस्ट करेंगे, क्या रिक्वेस्ट करेंगे, करेक्शन की, और साथ साथ बच्चों टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करेंगे इफेक्ट ऑफ यूसीएम ऑफ प्रायर पीरियड, इफेक्ट ऑफ यूसीएम ऑफ प्रायर पीरियड। एंड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी से। किस बात की रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे? दैट वेदर दे बिलीव द यूसीएम्स आर इममटीरियल, दैट वेदर दे बिलीव दैट यूसीएम्स आर इममटीरियल। एंड फाइनली हम लोग क्या करेंगे? डॉक्यूमेंटेशन। 3 चीज़ों की बच्चों डॉक्यूमेंटेशन करनी थी, 2 तो मैंने आपको पहले बताई दी। कौन सी थी? सॉरी, एक मैंने आपको पहले बताई दी। अमाउंट बिलो विच मिस स्टेटमेंट वुड बी रिगार्डेड एज क्लियरली ट्रिवियल, मिस स्टेटमेंट्स accumulated during the audit, कौन कौन से मिस स्टेटमेंट आपने accumulate करी during the audit, and whether they have been, हाँ जी, whether they have been what corrected. Finally, auditor का conclusion, whether UCM are material, whether UCM are material, individual or in aggregate, and the basis for that conclusion. Amount regarded as clearly trivial, misstatement accumulated and whether they have been corrected. Auditor conclusion that UCM are, हाँ जी, UCM are what? Come on, material. एंड द बेसिस ऑफ दैट कंक्लूजन। इन 3 बातों का आप लोग क्या कर लोगे? डॉक्यूमेंटेशन कर लोगे। कुछ एडिशनल बात जो बच्चों मैं आपको रिवाइज कराना चाहूँगा वो यही है, इधर देखिए बुक में से जो आपको पढ़ाना चाहूँगा। हमने रीअसेस किया था मटेरियलिटी को ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट, और उसके बाद ऑडिटर डिटरमाइन करता है कि यूसीएम मटेरियल है या नहीं है, और ये डिटरमाइन करते समय वो क्या देखेगा? साइज एंड नेचर ऑफ द मिसस्टेटमेंट, कम ऑन, साइज एंड नेचर ऑफ द मिसस्टेटमेंट, और साथ साथ में इफेक्ट ऑफ यूसीएम ऑफ पीपी, effect of UCM of PP on the relevant on the financial statement of the current financial year or the current audit period. That's it. खत्म। इतना सा स्टैंडर्ड है, बिल्कुल भी मत घबराइएगा। फ्लो पे ज़्यादा ध्यान रखिएगा, कीवर्ड जितने आपके पास हैं उस पर ध्यान रखिएगा, आप लोग आंसर्स कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है बच्चों इसमें से ऐसा लगता है कि यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए डिस्क्रिप्टिव, बाकी पूरे स्टैंडर्ड में आपको MCQs या फिर आपको जो है वो करेक्ट इनकरेक्ट वाले क्वेश्चंस अगर आईसीए पूछता है तो वो ज़्यादा इसमें से आ सकते हैं। डन? बोलिए। किसी को भी आप लोग बिठा के 5 मिनट में ये ऐसे का ओवरव्यू दे सकते हैं? अगर हाँ तो बिल्कुल ठीक जा रहे हो, अगर ना तो एक बार रिवीजन वीडियो दोबारा देखो और काम हो जाएगा। सर एक बार ना बुक से भी रिवीजन करा दो। हाँ, मैं बुक से भी पूरी रिवीजन करा दूँ, मुझे पता है कोई ना कोई तो परेशान रहेगा ही। ऐसे 450 इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट ऑन ऑडिट and effect of uncorrected misstatement on the financial statement. Identified audit, uncorrected financial statement. डेफिनेशन बच्चों, ये डेफिनेशन मैंने रिवीजन में क्यों नहीं ली? अरे भाई हमें बचपन में हमने रिवाइज कर ली थी। डिफरेंस बिटवीन ACPD रिपोर्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ACPD रिक्वायर्ड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। मिस स्टेटमेंट 2 कारणों की वजह से हो सकती है, फ्रॉड और एरर, ये हमारे लिए भी रेलेवेंट नहीं है। अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट क्या होती हैं? ऑडिटर ने जो एक्यूमुलेट करी ड्यूरिंग द ऑडिट और करेक्ट नहीं की गई हैं। रिक्वायरमेंट क्या है? सारी मिस स्टेटमेंट्स को क्या कर लो? एक्यूमुलेट कर लो, किन को छोड़ के? दैट आर क्लियरली ट्रिवियल। फिर अब तो फ्लो दोबारा से हो जाएगा। कंसिडर करो कि भाई जो आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट्स हैं उनकी वजह से आपको स्ट्रैटेजी और प्लान को चेंज करना है या नहीं। कब करना पड़ता है? तब करना पड़ता है जब सर्कमस्टांसेस और मिस स्टेटमेंट ऐसे हो जो इंडिकेट कर रहे हो कि और भी मिस स्टेटमेंट्स ऐसी हो सकती हैं। सिस्टम में प्रॉब्लम है, इंटरनल कंट्रोल में प्रॉब्लम है, इनवॉइस रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम है और वो सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है। आपको क्या करना पड़ेगा? अपने प्लान और अपने स्ट्रैटेजी को रिवाइज करना पड़ सकता है। या फिर कब करना पड़ सकता है? जब आपकी एग्रीगेट ऑफ मिस स्टेटमेंट जो आपने एक्यूमुलेट करी है वो मैच्योरिटी लेवल के आसपास जो है वो धीरे धीरे पहुंच रही है या इवन उसको एक्सीड कर रही है। देन कम्युनिकेशन एंड करेक्शन ऑफ मिस स्टेटमेंट, ये भी बुक से बच्चों रिवाइज करा देता हूं एक बार आप सबकी आत्मा की शांति के लिए। ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा, टाइमली बेसिस पे कम्युनिकेट करेगा, एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करेगा, रिक्वेस्ट करेगा इनको करेक्ट कर दो। मैनेजमेंट जो है अगर बात मान जाती है, मिस स्टेटमेंट्स को करेक्ट कर देती है, ऑडिटर एडिशनल ऑडिट प्रोसेस लगा के चेक करेगा कि मिस स्टेटमेंट्स अब हैं या करेक्ट हो चुकी हैं। अच्छा, मैनेजमेंट रिफ्यूज करती है तो ऑडिटर कम ऑन क्या ऑब्टेन करेगा? अंडरस्टैंडिंग लेगा कि भाई क्या रीजंस हैं कि आप लोग इनको जो है वो क्या नहीं कर रहे हो, करेक्ट नहीं कर रहे हो। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ के ना। मैनेजमेंट रिफ्यूज करती है तो वी विल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैनेजमेंट रीजन ऑफ नॉट मेकिंग करेक्शन एंड शैल टेक दैट अंडरस्टैंडिंग इनटू अकाउंट व्हाइल इवैल्यूएटिंग दैट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। आ जाओ, इसके बाद हम लोग अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट के इंपैक्ट को इवैल्यूएट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले वी आर गोइंग टू रीअसेस द मटेरियलिटी इन अकॉर्डेंस विद SA 320 दैट वेदर इट रिमेन्स एप्रोप्रिएट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट।
और अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट मटेरियल है कि नहीं ये जानने के लिए हम साइज एंड नेचर पे ध्यान लगाएंगे और अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट जो प्रायर पीरियड की थी उनको भी कंसिडर करते हुए चलेंगे। TCWG से कम्युनिकेट क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे कि देखो भाई हमारी ये अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स क्या हैं, इनका इम्पैक्ट हमारे ओपिनियन पे क्या आ सकता है। हम ये भी बोलेंगे कि भाई क्या क्या मिसस्टेटमेंट उनको इंडिविजुअली हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि इनको प्लीज़ क्या कर दीजिए, करेक्ट कर दीजिए, और साथ में कम्युनिकेट करके आएंगे कि हमारी अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट जो प्रायर पीरियड वाली हैं उनका इम्पैक्ट क्या आ रहा है। अब तो दो बार रिवीजन हो गई। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन तो सबको याद है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो दैट वेदर दे बिलीव दैट एक्यूमुलेटेड जो हमारी अब अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स हैं, जो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स हैं, वेदर दे आर इमटेरियल और नॉट। ओके, एंड फाइनली डॉक्यूमेंटेशन तो हमने यहाँ से रिवाइज कर लिया था। हमने वो अमाउंट रिकॉर्ड करना है जिसके बिलो सारी चीज़ें ट्रिवियल हैं, मिसस्टेटमेंट्स एक्यूमुलेट करनी है जो करेक्ट, और ये भी बताना है वो करेक्ट हुई हैं नहीं हुई हैं, और कंक्लूजन कि हमारी अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट मटेरियल है। डन। 8 मिनट में 2 बार रिवाइज करा दिया, एक बार पूरे फ्लो से, एक बार बच्चों पूरी बुक से। अब तो छोड़ के नहीं जाओगे स्टैंडर्ड को, बोल दो। चलिए जी, ऑल द बेस्ट। हाँ जी गाइस, तो आज हम लोग क्या रिवाइज करने वाले हैं? आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं एसे नंबर 516। नाम है बच्चों इसका सब्सिक्वेंट इवेंट। ये किससे डील करता है, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब्सिक्वेंट इवेंट को लेके। और एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों, इसका एसे 700 से कनेक्शन। एसे 700 में आप लोग डालते थे डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, और वो डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट आपको क्या सिग्निफाई करती है कि ऑडिटर ने इस डेट तक के जो इवेंट्स हैं उनको जो है वो कंसिडर किया है। डन। आ जाइए। देन इसके बच्चों मीनिंग ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट याद रखें बच्चों, 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं, इवेंट्स और फैक्ट्स। इवेंट्स कौन से इवेंट्स? इवेंट्स जो अकर हुए बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। इवेंट्स जो अकर हुए बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। एंड साथ साथ में याद रखें बच्चों, फैक्ट जो ऑडिटर को पता चले कब? आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, बट had they been known earlier to the auditor as on the date of audit report, auditor might have changed or amend his audit report. डन। दोबारा से बोल देता हूं, ऐसे इवेंट्स जो अकर हुए बच्चों कहां से? डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेके कहां तक? डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बीच में। अच्छा जी। और ऐसे फैक्ट्स जो हमें पता चले नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, हैड दे बीन नोन टू द ऑडिटर एट दैट डेट, मे हैव कॉज्ड द ऑडिटर टू अमेंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट। डन। आइए जी, टाइप्स ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट आपके लिए सबसे आसान टॉपिक होना चाहिए। अकाउंट्स बच्चों आप लोग ये पढ़ चुके हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है भाई चेकआउट करें प्लीज। इधर देखें, ये वो इवेंट्स हैं, टाइप 1 इवेंट्स वो इवेंट्स हैं जो आपको एडिशनल एविडेंस देते हैं विद रिस्पेक्ट टू कंडीशंस जो एग्जिस्ट करती थी एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। यानी कि कोई डेटर था, इंसॉल्वेंट हो गया, कोई आपके पास बच्चों केस चल रहा था, कंटीजेंट लायबिलिटी दिखा रखी थी, कंडीशन एग्जिस्टेड एज ऑन द बैलेंस शीट डेट, वो केस अब जो है रिजॉल्व हो गया आपके फेवर में, आपके अगेंस्ट में। अच्छा जी। एंड इफेक्ट द एस्टिमेशन मेड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और यहां पे बोला जाता है कि इन इवेंट्स के लिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट जो है वो करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ के ना। दोबारा से बोल देता हूं, इवेंट्स जो एडिशनल एविडेंस देते हैं विद रिस्पेक्ट टू कंडीशन जो एग्जिस्ट करती थी एज ऑन बैलेंस शीट डेट, और इफेक्ट करते हैं एस्टिमेशंस इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। और आपने क्या करना पड़ेगा? द स्टेटमेंट शुड बी एडजस्टेड फॉर एनी चेंज इन एस्टिमेट रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ एविडेंस ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपका मतलब कौन है यहाँ पे बेटा? आपका मतलब कौन है यहाँ पे? जल्दी बताना, किसको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी? मैनेजमेंट को। अच्छा जी। एग्जांपल, डेटर ऑन द बैलेंस शीट डेट आर डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट बिफोर द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट। सेटलमेंट ऑफ लीगल डिस्प्यूट बिफोर द ऑडिटर रिपोर्ट डेट विच अराउज बिफोर द बैलेंस शीट डेट। दोनों एग्जांपल्स आप लोग लिख के आ सकते हैं। टाइप 2 इवेंट्स कौन से होते हैं? ऐसे इवेंट्स जो आपको एविडेंस तो देते हैं बट उनकी जो कंडीशंस थी, ऐसे इवेंट्स जो आपको एविडेंस देते हैं विद रिस्पेक्ट टू कंडीशन जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी एज ऑन द बैलेंस शीट डेट। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ के ना। बैलेंस शीट डेट, बट वो कंडीशंस कब आई थी? सब्सिक्वेंट टू दी बैलेंस शीट डेट। इन इवेंट्स के लिए बच्चों एडजस्टमेंट करनी होती है क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? चैट में बताओ, इन इवेंट्स के लिए क्या एडजस्टमेंट करनी होती है? एडजस्टमेंट नहीं करनी होती है। हाँ, हो सकता है कुछ इवेंट्स के लिए आपको क्या करना पड़ जाए? डिस्क्लोजर करना पड़ जाए। आपने कुछ नहीं सोचना है। क्या एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड था? हाँ। क्या मैनेजमेंट ने वो एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर किया? हाँ तो ओके, ना तो बेटा हम लोग रिपोर्ट पे इंपैक्ट लाएंगे। कैसे लाएंगे अभी दिखाएंगे आप लोगों को। आइए, फॉर एग्जांपल आपने कोई बिजनेस परचेज किया बैलेंस शीट डेट के बाद, शेयर्स और डिबेंचर्स आपने बहुत सब्सटैंशियल अमाउंट के सेल करे हैं, लॉस ऑफ प्लांट और इन्वेंट्री एज अ रिजल्ट ऑफ फायर।
अब ऑब्जेक्टिव क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब्सिक्वेंट इवेंट को लेकर ऑब्जेक्टिव क्या है, इधर देखिए बच्चों, सबसे पहले इवेंट्स को लेकर मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, वो इवेंट्स जो डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद घटे, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक घटे, उन इवेंट्स में कम ऑन, उन इवेंट्स को लेके मैंने क्या चेक करना है, अगर इनकी एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर होना था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इट इज एप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्टेड इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ जी, अगर इनका एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर होना था तो याद रखें क्या ये एप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्टेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या नहीं। आ जाओ, ऑडिटर को ऑब्टेन करना है SAAE, किस चीज को लेके, इवेंट्स को लेके जो अकर हो रहे हैं बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट, उनकी एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर होनी थी, वो एप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्टेड है या नहीं। देन रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली, रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली किन चीजों को, फिर बच्चों सिर्फ एक लाइन याद होनी चाहिए, रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली टू द फैक्ट्स दैट बिकेम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। हैड दे बीन नोन अर्लियर और ऑन द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट, ऑडिटर माइट हैव अमेंडेड हिज रिपोर्ट। डन। तो ऐसे फैक्ट्स को रिस्पॉन्ड करना है एप्रोप्रिएटली, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव बच्चों आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर एज पर SA 560। आ जाओ, ये आ जाते हैं अब हम लोग यहाँ पे कि भाई ऑडिटर को प्रोसीजर्स क्या क्या लगाने हैं, ऑडिटर को प्रोसीजर्स क्या क्या लगाने हैं। तो सबसे पहले बच्चों जो भूमिका है, भूमिका तो ऑब्जेक्टिव से उठा लो। ऑब्जेक्टिव में क्या पढ़ा था, ऑडिटर को ऐसे प्रोसेस लगाने हैं, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करना है, किस चीज को लेके कि जो इवेंट्स हुए हैं आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट अप टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, और जो फैक्ट्स पता चले आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट, जो पहले पता होते तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट कमेंट करता, उनको लेके ऑडिटर को क्या ऑब्टेन करना है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कि वो अकाउंट्स में प्रॉपर्ली एडजस्टेड डिस्क्लोज्ड हैं या नहीं, फैक्ट्स को प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड करना है ऑडिटर को। ये हमारा ऑब्जेक्टिव से उठा के हमने भूमिका बना दी कि प्रोसीजर्स हमने कैसे लगाने हैं, ऐसे प्रोसेस लगाएंगे कि एविडेंस मिल जाएंगे, किनको लेके, जो ऑब्जेक्टिव था उसको लेके। डन। आ जाओ, एंड ये है बच्चों अपने आप में स्टैंड अलोन क्वेश्चन, रिस्क असेसमेंट कैसे करोगे आप सब्सिक्वेंट इवेंट को लेके, तो बहुत आसान था। सबसे पहले हम लोग मैनेजमेंट से पूछेंगे कि आप सब्सिक्वेंट इवेंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हो, फिर हम लोग मैनेजमेंट से पूछेंगे क्या आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई करे हैं या नहीं करे हैं। एंड देन हम लोग क्या करने वाले हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग पढ़ेंगे और लेटेस्ट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ लेंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि भाई कोई सब्सिक्वेंट इवेंट्स तो नहीं हुए हैं, कोई ऐसे इवेंट्स तो नहीं है जो हुए हैं और मैनेजमेंट ने हमें नहीं बताए हैं, मैनेजमेंट उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाई है। लीजिए, रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे मैनेजमेंट से कि जितने भी इवेंट्स अगर हुए हैं सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और जिनके लिए एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर रिक्वायर था, वो एडजस्टेड और डिस्क्लोज्ड हैं या नहीं है। दैट्स इट। ये हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स हैं, इनसे बच्चों हमें एविडेंस मिल जाएगा, इनसे हम लोग रिस्क असेस कर पाएंगे सब्सिक्वेंट इवेंट को लेके। देन डेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इशूड और डेट ऑफ इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके लिए बच्चों शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए थे, इसको याद रखिएगा। ये वो डेट है जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको अवेलेबल करा दी जाती है, थर्ड पार्टीज को। रेगुलेटरी इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती है, कम ऑन किस पे डिपेंड करती हैं, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करती हैं, और कई केसेस में हम लोग इसको वो डेट भी मान लेते हैं जब हम इसे रेगुलेटरी अथॉरिटीज के साथ फाइल कर देते हैं। डन, बोल दीजिए। अच्छा जी, देन याद रखिए ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं हो सकती है, और इसलिए डेट ऑफ इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी एट और लेटर देन डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ऑल्सो द डेट व्हेन ऑडिट रिपोर्ट इज प्रोवाइडेड टू द एंटिटी। डन, दैट्स इट बच्चों, दैट्स इट। फैक्ट्स को कैसे रिस्पॉन्ड करना है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जो है वो कवर कर लेंगे। इसके हमने क्वेश्चंस भी देख लिए स्टडी मैट से। एक बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन दिखाया गया MCQ वाला, आई होप आपने उस MCQ को बड़े आसानी से जो है वो कर लिया था। कहाँ गया MCQ वाला क्वेश्चन, कहाँ चला गया, आज जल्दी से ढूंढ के इसको कर लेते हैं। हाँ, एक था बच्चों MCQ वाला क्वेश्चन, जल्दी से आपको इसी के अंदर कवर करा देता हूं। आपने बताना था कि इसमें से कौन सा एग्जांपल नहीं है सब्सिक्वेंट इवेंट्स का। तो इवेंट्स जो अकर हो रहे हैं बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ये तो सब्सिक्वेंट इवेंट है, क्लियरली डेफिनेशन फॉल कर रहा है। इवेंट्स जो हुए हैं आफ्टर फाइलिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट विद टैक्स अथॉरिटी, आपने रिपोर्ट फाइल कर दी है, उसके बाद की घटनाएं हैं, अगर वो आपको पहले पता होते तो अपनी रिपोर्ट अमेंड करते। ये भी बच्चों फैक्ट्स वाले पार्ट में कवर हो जाएंगे। इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मिंग द ऑडिट प्रोसीजर आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये तो है ही भाई, डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जा चुकी है, उसके बाद आप ऑडिट प्रोसीजर लगा रहे थे, आपको कुछ इवेंट्स पता चलते हैं तो वो भी आपके सब्सिक्वेंट इवेंट्स बन जाएंगे। सिर्फ एक ये है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अकर हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट पे अकर हुआ है, तो बेटा उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बोल देंगे कि सब्सिक्वेंट इवेंट नहीं है। कम ऑन, ये सब्सिक्वेंट इवेंट जो है वो नहीं है। इज दैट क्लियर? बोल दो हाँ के ना। लीजिए, एक ये क्वेश्चन था और एक बच्चों डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आया था, डिस्कस द मीनिंग ऑफ डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इशूड
एज पर SA 560। तो ये बच्चों हमने काफ़ी अच्छे से शॉर्ट नोट बना के तैयार कर ही लिया है। आज जो हमने पढ़ा है उसमें से एक क्वेश्चन आपको फिर इंपॉर्टेंट मार्क करा रहा हूँ, आपसे रिस्क असेसमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है और ऑब्जेक्टिव के ऊपर भी जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई होप ऑब्जेक्टिव सबको क्लियर है, रिस्क असेसमेंट में 4 पॉइंट सबको क्लियर है। एक बार क्विकली रिस्क असेसमेंट में हम लोग अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे, मैनेजमेंट कैसे आइडेंटिफाई करती है, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेंगे किस बात को लेके, क्या कोई सब्सिक्वेंट इवेंट अकर हुए हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंपैक्ट डालते हैं, और साथ में बच्चों MOM पढ़ लेंगे, बोर्ड मीटिंग का, एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग का, शेयर होल्डर की मीटिंग का, और इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो लेटेस्ट वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर आउट हो चुके हैं या और कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट ने बनाई है क्वार्टर से छोटे पीरियड की भी कुछ डिटेल्स बना के रखी है तो उनको भी स्टडी कर लेंगे। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या लेंगे कि कोई भी ऐसे इवेंट्स हुए थे जिनकी एडजस्टमेंट होनी थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, डिस्क्लोजर होना था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो एडजस्टेड और डिस्क्लोज है या नहीं। ये बच्चों इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव तो आई होप सबको क्लियर है। ऑब्जेक्टिव में मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, SAAE ऑब्टेन करना है कि भाई जो इवेंट्स अकर हुए थे इस डेट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बीच में उनकी एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर होनी थी, वो एप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्टेड है या नहीं। और जो फैक्ट्स पता चले थे हमें आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट, अगर वो हमें पहले पता होते तो हम अपनी रिपोर्ट को अमेंड करते, उनको हमने एप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड किया है या नहीं। डन, बोल दीजिए। चलिए जी, ऑल द बेस्ट। चलो जी, रिवीजन कर लेते हैं पार्ट 2 ऑफ SA 560 की। जल्दी से सुनिए, SA 560 किससे डील करता है, फैक्ट्स जो पता चले ऑडिटर को आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बट बिफोर द डेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इशूड। तो आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बाद, बट कब तक, डेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इशूड, डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इशूड, राइट। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, पहले बोल देंगे नो ऑब्लिगेशन, लेकिन फिर क्या बोलेंगे कि भाई ऑडिटर को अगर ऐसे फैक्ट्स पता चलते हैं आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बट बिफोर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इशूड, और वो फैक्ट ऐसे हैं हैड इट बीन नोन टू द ऑडिटर एट द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, तो दे मस्ट हैव कॉज्ड may have caused the auditor to amend the audit report। तो उस केस में ऑडिटर क्या करेगा, 3 काम करेगा। DDI, व्हाट इज DDI? नंबर 1, डिस्कस द मैटर विद मैनेजमेंट एंड TCWG। नंबर 2, डिटरमाइन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड्स टू बी अमेंडेड, इफ सो देन इंक्वायर विद मैनेजमेंट कि भाई कैसे जो है आप लोग इसको एड्रेस करने वाले हो। बहुत बढ़िया। मैनेजमेंट अगर अमेंड कर देता है तो कैरी, एक्सटेंड एंड प्रोवाइड, कैरी आउट द ऑडिट प्रोसीजर ऑन द अमेंडमेंट, एक्सटेंड द ऑडिट प्रोसीजर टू द डेट ऑफ न्यू ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड प्रोवाइड न्यू ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लीजिए, तो अगर मैनेजमेंट बोलते हैं अमेंड कर रहे हैं तो हम लोग ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे किसके ऊपर, सिर्फ अमेंडमेंट के ऊपर। फिर एक्सटेंड कर देंगे ऑडिट प्रोसीजर को टू द डेट ऑफ न्यू ऑडिटर रिपोर्ट एंड वी विल प्रोवाइड न्यू ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा जी, डेट ऑफ न्यू ऑडिट रिपोर्ट ये किसी भी हाल में किससे पहले नहीं हो सकती है, नॉट अर्लियर देन द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ द अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। डुअल डेटिंग का कॉन्सेप्ट है, वो हमने लास्ट में पढ़ लिया था, आपको दोबारा दिखा दूंगा। लो जी, डज नॉट अमेंड, अगर मैनेजमेंट अमेंड नहीं करती है, राइट, लेकिन ऑडिटर को लगता है कि भाई अमेंडमेंट तो जरूरी है। ओके, तो देखिए, रिपोर्ट हैज़ नॉट येट बीन प्रोवाइडेड, मेरी ड्रॉर में रिपोर्ट रखी हुई, याद है ना, तो भाई मैं इशू नहीं करूंगा, अभी प्रोवाइड नहीं करूंगा उनको, ऐसे 705 के हिसाब से मॉडिफिकेशन करूंगा, उसके बाद प्रोवाइड करूंगा ऑडिट रिपोर्ट। लेकिन अगर रिपोर्ट पहले से ही प्रोवाइड कर दी है एंटिटी को, अगर रिपोर्ट पहले से ही प्रोवाइड कर दी है एंटिटी को, तो मैनेजमेंट को नोटिफाई करूंगा और दोस्त चाविद गवर्नेंस को भी नोटिफाई करूंगा कि प्लीज़ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट थर्ड पार्टी को इशू मत कीजिएगा विदाउट नेसेसरी अमेंडमेंट। मैं TCWG और मैनेजमेंट को नोटिफाई कर दूंगा कि प्लीज़ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट थर्ड पार्टी को इशू मत कीजिएगा विदाउट प्रॉपर अमेंडमेंट। लेकिन अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिर भी इशू कर दिए हैं तो ऑडिटर एप्रोप्रिएट एक्शन लेगा ताकि वो रिलायंस को प्रिवेंट कर पाए ऑन ऑडिटर रिपोर्ट, टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, यानी कि पब्लिक इस रिपोर्ट पर रिलाय ना करे, इसके लिए वो जो है नेसेसरी स्टेप्स लेने वाला है। ओके, ऑब्वियसली रिलायंस को हम लोग प्रिवेंट करेंगे बिफोर द नेसेसरी अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड। तो हम बता देंगे भैया जब तक इसमें अमेंडमेंट ना हो जाए जो हम बोल रहे हैं तब तक आप इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर रिलाय ना करें। आई विल ट्राई टू प्रिवेंट द रिलायंस ऑन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, मेरी रिपोर्ट पे तब तक आप रिलाय ना करें। आ जाइए, देन सेकंड पार्ट पे आते हैं। फैक्ट्स विच बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन इशूड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के बाद कोई फैक्ट्स पता चलते हैं, पहले तो वही नो ऑब्लिगेशन, फिर वही डायलॉग, हैड इट बीन नोन टू द ऑडिटर एट द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट मे हैव कॉज्ड द ऑडिटर टू अमेंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो ऑडिटर क्या करेगा, DDI, डिस्कस, डिटरमाइन, इंक्वायर, डिस्कस द मैटर विद मैनेजमेंट एंड TCWG, फिर डिटरमाइन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड टू बी अमेंडेड एंड इंक्वायर हाउ मैनेजमेंट इंटेंड टू एड्रेस द मैटर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा जी, देन इसके बाद मैनेजमेंट अगर अमेंड कर देती है तो वही कैरी, एक्सटेंड, प्रोवाइड। कैरी में क्या करेंगे, कैरी आउट द प्रोसीजर ऑन द अमेंडमेंट। एक्सटेंड में क्या करेंगे, ऑडिट प्रोसीजर टू द डेट ऑफ द न्यू ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो बेसिकली हम लोग क्या बोल देंगे कि देखो जी हमने अपने ऑडिट प्रोसीजर को न्यू ऑडिट रिपोर्ट डेट तक जो है हमने कैरी किया है इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस
पर्टिकुलर सब्सिक्वेंट इवेंट, ओके। एंड न्यू ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग इशू कर देंगे। एक काम यहाँ पे और भी करेंगे, वी विल रिव्यू कि मैनेजमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं टू इन्फॉर्म द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद दिस ऑडिट रिपोर्ट about the situation, right? To inform the recipients of the financial statement with auditor's report about the situation, okay? चलिए जी, ये भी कर दिया हमने। देन इसके बाद EOM पैराग्राफ हम लोग इंसर्ट करेंगे। EOM पैराग्राफ in the amended auditor's report and EOM paragraph referring to a note of the financial statement that discuss the reason of amendment in financial statement should be included। ये हमारी रिपोर्टिंग अप्रोच में भी कवर होता है, तो अभी के लिए यस हम लोग EOM पैराग्राफ डाल सकते हैं। नो स्टेप्स, अगर मैनेजमेंट ने कोई स्टेप्स नहीं लिए, ना ही अमेंड किया है और उसने 2 स्टेप लेने थे, दोनों के दोनों लेने जरूरी हैं, दोनों में से एक भी नहीं लिया तो ऑडिटर मैनेजमेंट को नोटिफाई करेगा, TCWG को नोटिफाई करेगा दैट आई मे सीक prevention of reliance on the audit report in the future, right? तो prevent future reliance, auditor will seek to prevent future reliance on the audit report। अभी भी मैनेजमेंट कोई एक्शन नहीं लेती है, ऑडिटर appropriate एक्शन लेगा to prevent reliance on the auditor's report, ओके जी। नाउ ऑडिट को लेके, ऑडिट रिपोर्ट को लेके अप्रोच क्या क्या हो सकती है? स्पेसिफिक अमेंडमेंट है, एडिशनल डेट डालो, ड्यूअल डेटिंग हो जाएगी, राइट? या फिर EOM OM पैराग्राफ के साथ आप लोग इशू कर दो, जैसे मैंने आप लोगों को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाया भी था, राइट? अच्छा जी, एडिशनल डेट क्या होता है कि भाई आपने एक ही रिपोर्ट में, अपनी रिपोर्ट में बस डेट अमेंड कर दिया, उस डेट और याद रखिएगा उसमें आपने डिस्क्लेमर दे दिया है, एक डिस्क्लेमर वर्ड यूज मत करना, उसमें आपने जो है क्लैरिफिकेशन एक्सप्लेनेशन दे दी है कि ऑडिट प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू सब्सिक्वेंट इवेंट आर रिस्ट्रिक्टेड टू द अमेंडमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज डिस्क्राइब्ड इन द नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके। दोनों ही केस में जाएगा, तो या तो आप एडिशनल डेट डाल दीजिए या फिर आप EOM OM पैराग्राफ डाल दीजिए, या तो एडिशनल डेट डाल दीजिए या EOM OM पैराग्राफ डाल दीजिए। दोनों ही केस में ये जरूर आप लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मेरे ऑडिट प्रोसीजर सब्सिक्वेंट इवेंट्स रिलेटेड जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है टू द अमेंडमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड दे आर डिस्क्राइब्ड इन द नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, और क्या हो सकता है? ब्रॉड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर इशूज़ हैं, ब्रॉड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूज़ हैं तो क्या करेंगे? न्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी, उनकी अप्रूवल होगी, फिर जाके न्यू रिपोर्ट इशू होगी। तो ऑडिटर विल अपडेट हिज ऑडिट प्रोसीजर टिल द न्यू रिपोर्ट डेट। ऑडिटर को सारे प्रोसीजर न्यू रिपोर्ट डेट तक अपडेट करने पड़ेंगे और उसको इशू करना पड़ेगा ऑडिट रिपोर्ट को आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द amended financial statement। he will issue his audit report only after the approval of the amended financial statements। that's it बच्चों, ये हो गया हमारा essay 560 as given by ICAI in the CA intermediate syllabus। all the best, God bless you। लो जी लो, गोइंग कंसर्न ऐसे 570 की रिवीजन। उससे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ गोइंग कंसर्न, ये बातें याद रखिएगा, करेक्ट इनकरेक्ट में पूछी जा सकती हैं। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है, क्या अजम्पशन है? दैट एंटिटी विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन फॉर फोरसीएबल फ्यूचर एंड नो इंटेंशन और नेसेसिटी ऑफ लिक्विडेशन, ओके। फिर से बोलता हूं, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है कि भाई एंटिटी अपने ऑपरेशन को फोरसीबल फ्यूचर के लिए कंटिन्यू रखेगी और कोई इंटेंशन या नेसेसिटी नहीं है किस चीज को लेके? लिक्विडेशन को लेके। जीसीए का इंपैक्ट ऑडिटर के लिए क्यों अच्छी है बच्चों? ऑडिटर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है जीसीए? क्योंकि जीसीए का इंपैक्ट किस पे आता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर्ड हुए इस पे आता है। जब जीसीए एप्रोप्रिएट होती है तो एसेट्स और लायबिलिटीज हम लोग रिकॉर्ड करते हैं इस बेसिस पे दैट एंटिटी विल बी एबल टू रियलाइज इट्स एसेट, discharge its obligation in the normal course of business। Whenever GCA is appropriate, the financial statement will be prepared on the basis that entity will be able to realize its assets and discharge its obligation in the normal course of business। normal course of business का मतलब क्या है कि भाई बिजनेस के लिए यूज होंगे और हम लोग इनको कैरिंग वैल्यू पे जो है वो आगे ले जाने वाले हैं। आ जाइए, जीसी अगर अप्रोप्रिएट नहीं है तो बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी बेसिस बनते हैं? लिक्विडेशन बेसिस बनते हैं। एसेट्स को हम लोग बोलेंगे कि हम लोग किस पे? एसेट्स को हम लोग नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे हम लोग रिकॉग्नाइज करना चाहेंगे। इन्वेंट्रीज को रिटर्न डाउन वैल्यू पे हम लोग रिकॉग्नाइज करना चाहेंगे। और अगर लायबिलिटीज के बारे में पूछे बच्चों तो नेगोशिएटेड वैल्यू पे हम लोग उसको क्या करना चाहेंगे? रिकॉग्नाइज करना चाहेंगे। लीजिए, इसके बाद बच्चों आ जाओ मेरे साथ, ऐसे 570। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ असेसमेंट ऑफ एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। फर्स्ट करेक्ट इनकरेक्ट किसकी होती है? मैनेजमेंट की होती है। हु इज रिस्पॉन्सिबल टू असेस द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न? मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। डन, बोलिए हाँ के ना। अच्छा जी, अगर बच्चों एफआरएफ रिक्वायर ना करे तो भी मैनेजमेंट को ये करना चाहिए। इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होती है? जजमेंट इन्वॉल्व होती है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम अबाउट फ्यूचर आउटकम ऑफ इवेंट्स एंड कंडीशन। तो असेसिंग द गोइंग कंसर्न एबिलिटी इन्वॉल्व्स जजमेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम अबाउट फ्यूचर इवेंट्स एंड कंडीशन। नाउ क्वेश्चन बच्चों ये आता है, जरा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन ये आता है कि वो फैक्टर्स बताओ जो इस जजमेंट के लिए रेलेवेंट है। कौन सी जजमेंट के लिए? जो जजमेंट आपने यूज करी है
एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम अबाउट द फ्यूचर आउटकम ऑफ इवेंट्स एंड कंडीशन। तो आपके पास बच्चों कितने फैक्टर्स हैं? 3 फैक्टर्स हैं। नंबर 1 डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, नंबर 2 साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी एंड नेचर एंड कंडीशन ऑफ बिजनेस एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, एंड फाइनली बच्चों हमारे पास आता है इन्फॉर्मेशन अवेलेबल एट द टाइम ऑफ जजमेंट। डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, जितनी ज्यादा अनसर्टेनिटी होगी बच्चों उतनी ही ज्यादा गोइंग कंसर्न अजम्पशन का जो यूसेज है वो क्या रहा होगा? इनअप्रोप्रिएट रहेगा, और उसमें मैं बोलूंगा कि असेसमेंट क्या बनती जाएगी? वीक बनती जाएगी। देन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी कैसा है, बिजनेस की नेचर और कंडीशन कैसा है, एक्सटर्नल फैक्टर्स कितने इन्वॉल्व हैं, जैसे कि गवर्नमेंट के लॉ और रेगुलेशन कितने इन्वॉल्व हैं, इन सब के ऊपर भी क्या डिपेंड करता है? जजमेंट जो है आपकी डिपेंड करने वाली है। एंड फाइनली आपके पास जजमेंट बनाते समय क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी? हमने पेंडेमिक का एग्जांपल लिया था, इंटरेस्ट रेट का एग्जांपल जो हमने लिया था। डन, बोल दो हाँ के ना, आ जाओ प्लीज। इधर देखिए, इधर देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। यहां से बच्चों हमारे 3 टॉपिक कवर होंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिटर कंक्लूजन्स क्या बनाता है। सब में एक ही बात लिखी हुई है। नंबर 1 ऑडिटर को क्या करना है? ऑडिटर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ये ऑब्जेक्टिव भी है और ये कंक्लूजन भी है, दैट we have obtained sufficient and appropriate audit evidence with respect to appropriateness of management use of going concern assumption. Number 2 क्या करना है? That whether there exists a material uncertainty that may related to events and condition that may cast significant doubt on entities' ability to continue as a going concern. ये लाइन बच्चों एज इट इज हमने क्लास में बहुत बार बोली है, इसको प्लीज याद रखिएगा। एंड देन थर्ड ऑब्जेक्टिव हमारा हो सकता है रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद दी ऐसे 570, जो हम सीखेंगे कि कैसे रिपोर्टिंग करी जाती है। ये दोनों बिल्कुल दिल से याद रखिएगा। SAAE ऑब्टेन करना है अबाउट अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट यूज ऑफ GCA। कंसिडर करना है कि भाई मटीरियल अनसर्टेनिटी तो नहीं है रिलेटेड टू इवेंट्स एंड कंडीशन दैट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, और फिर रिपोर्टिंग करनी है। एक बच्चों करेक्ट इनकरेक्ट पॉइंट, अगर कोई भी चीज अगर रेफरेंस टू GC अनसर्टेनिटी मिसिंग है ऑडिट रिपोर्ट में, क्या ये इस बात की गारंटी है दैट एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न बहुत अच्छी है? आंसर इज नो। याद रखिए, एब्सेंस ऑफ एनी रेफरेंस टू GC अनसर्टेनिटी इन ऑडिट रिपोर्ट कैन नॉट बी व्यूड एज गारंटी फॉर एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। देन एक बच्चों ने डेफिनेशन कवर करी है, इधर देखिए, व्हाट इज मटीरियल अनसर्टेनिटी? अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू इवेंट्स और कंडीशन दैट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी एज अ गोइंग कंसर्न। ध्यान सुनिएगा, मटीरियल अनसर्टेनिटी क्या है? जिससे दैट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। इसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ जाए तो दो बातें हमने सीखी थी, इंपैक्ट और अकरेंस। मैग्नीट्यूड ऑफ इंपैक्ट, लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस। कम ऑन, मैग्नीट्यूड ऑफ इंपैक्ट, लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस ऐसा है जिसकी वजह से ऑडिटर को लगता है कि एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर, कम ऑन, एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर जरूरी है, एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर जरूरी है इस अनसर्टेनिटी के नेचर के, इस अनसर्टेनिटी के इंप्लीकेशन के, इज नेसेसरी एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो कोई भी अनसर्टेनिटी, मटीरियल अनसर्टेनिटी कब बनती है? जब उसका मैग्नीट्यूड ऑफ इंपैक्ट एंड लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस ऐसा है कि ऑडिटर को लगता है कि इसका एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर जो है वो नेसेसरी है। इज दैट क्लियर? आ जाइए। देन एग्जाम्पल में बच्चों हमने बातें करी थी फाइनेंशियल इवेंट्स। ये क्या है? ये वो इवेंट्स और कंडीशन है दैट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। इसके लिए बच्चों हमने बातें करी थी कि भाई साहब हमारे को सबसे पहले ICA पूछ सकता है कि वो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स बताओ। हमने बोला कोई बात नहीं, हमने इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 बच्चों कौन से? अकाउंट से रिलेटेड, नेट लाइबिलिटी हो गए हो, यानी कि आपकी लाइबिलिटी ज्यादा है, एसेट्स कम है। की फाइनेंशियल रेशियो, नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो हटा दो साइड में। उसके बाद लोन से रिलेटेड बात करो, आपके पास जो है शॉर्ट टर्म फंडिंग को आप लॉन्ग टर्म फंडिंग के, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग नीड्स के लिए यूज कर रहे हो, लोन को टाइम पे रीपे नहीं कर रहे हो, लोन या फंड्स अवेलेबल नहीं है फॉर फर्दर प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केटिंग एटसेट्रा। 6 पॉइंट हो गए, साइड में कर दो। क्रेडिटर से रिलेटेड बात करते बच्चों, क्रेडिटर से रिलेटेड नंबर 1 आपको क्रेडिटर से फाइनेंस का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। नंबर 2 आप क्रेडिटर को टाइम पे नहीं कर रहे हो। नंबर 3 क्रेडिटर ने आपको क्रेडिट से किस पे शिफ्ट कर दिया है? कैश ऑन डिलीवरी पे शिफ्ट कर दिया है। इज दैट क्लियर? बोल दो हाँ के ना। फिर उसके बाद बच क्या गया बच्चों? एक डिविडेंड वाला पॉइंट लिख सकते हो, एरियर्स में है या डिसकंटिन्यू कर रहे हो, और एक लिख सकते हो कि भाई साहब आपकी सब्सटैंशियल प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू जो है वो डिटीरियोरेट हो चुकी है, जिसके कारण आप लोग कैश फ्लो जनरेटिंग एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे हो। क्या लिख लोगे? यस सर। फिर बच्चों हम लोग आ जाते हैं ऑपरेटिंग इवेंट्स। हाँ सुनिधि, हाँ पक्का, हाँ जी। ऑपरेटिंग इवेंट्स बच्चों क्या आ रही है? स्मेल से सबसे पहले एस से क्या बोलोगे? शॉर्टेज ऑफ इंपॉर्टेंट सप्लाईज। एम से क्या बोलोगे? मैनेजमेंट इंटेंशन। कम ऑन, क्या जल्दी बताओ? मैनेजमेंट इंटेंशन किस चीज की? लिक्विडेट करने की। ई से क्या बोलोगे? इमरजेंस ऑफ सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर। एक बार दोबारा से स्मेल करके देखो। सबसे पहले एस, शॉर्टेज ऑफ सप्लाई चल रही है, मैनेजमेंट की इंटेंशन है। ई से हमारे पास बच्चों क्या आ गया था? इमरजेंस ऑफ हाईली सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर। देन उसके बाद इधर देखिए प्लीज, एल में क्या था? की मैनेजमेंट चली गई, आपकी मार्केट चली गई, लेबर डिफिकल्टीज आ रही हैं। देन अदर इवेंट्स के लिए बच्चों हमारे पास क्या क्या है? अदर इवेंट्स में
आपने नॉन कंप्लाइंस करा है कैपिटल और स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से, आपके ऊपर लीगल और रेगुलेटरी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं जिनका आउटकम अगर आपके फेवर में नहीं आए तो यू विल नॉट बी एबल टू सेटिस्फाई, एंड लॉ और रेगुलेशन में चेंज आ गया है और वो एडवर्सली इफेक्ट करता है एंटिटी को, और आप अंडर इंश्योर्ड या फिर जो है अनइंश्योर्ड बैठे हुए हो, राइट। फिर से बोलता हूँ, नंबर 1, आप रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो कैपिटल की, रेगुलेटरी या लीगल रिक्वायरमेंट्स। नंबर 2, लीगल केसेस आपके अगेंस्ट चल रहे हैं। नंबर 3, आप लोगों को चेंज इन लॉ ने बड़ा एडवर्सली इफेक्ट किया है। एंड नंबर 4, बच्चों याद रखिए कि अनइंश्योर्ड या अंडर इंश्योर्ड आप लोग चल रहे हैं। लीजिए ऑडिटर कंक्लूजन, आई होप बच्चों ये आप कवर कर सकते हैं। ऑडिटर कंक्लूजन सेम वही ऑब्जेक्टिव, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंक्लूजन बिल्कुल डिट्टो सेम चलता है, घबराने की जरूरत नहीं है। मटीरियल अनसर्टेनिटी की डेफिनेशन हमने पढ़ ली है, डन। चलो जी, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। एक शॉर्ट कोड छोटा सा और बताया गया है, किसका? अदर इवेंट्स का बच्चों शॉर्ट कोड क्या बताया गया है? UPSC। यू से हो गया अनइंश्योर्ड, पी से हो गया पेंडिंग लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, UPS से हो गया हमारे पास क्या? स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट से आप लोग सेटिस्फाई नहीं कर रहे, और सी से हो गया बच्चों हमारे पास क्या? चेंज इन लॉ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जी, ऑल दी बेस्ट। रिवीजन वीडियो करते हैं कंप्लीट। आ जाओ जी, आ जाओ। ऐसे 570 पार्ट 2 रिवीजन। हम लोग बच्चों सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? रैप एंड रिलेटेड एक्टिविटी। रैप एंड रिलेटेड एक्टिविटी की शुरुआत कैसे करेंगे? देखो भाई, ऑडिटर को रहना है अलर्ट विद रिस्पेक्ट टू इवेंट एंड कंडीशन। एक आखिरी बार बोल रहा हूं, इसके बाद नहीं बोलूंगा। ऑडिटर को अलर्ट रहना है विद रिस्पेक्ट टू इवेंट एंड कंडीशन दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। अच्छा जी, अब वो कैसे रहेगा भाई? अलर्ट तो रहेगा ही, उसके साथ साथ वो डिटरमाइन करेगा क्या मैनेजमेंट ने पहले ही प्रिलिमिनरी असेसमेंट करी है ऑफ द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न की। अगर हाँ तो डिस्कस कर लेंगे, अगर ना तो मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे दैट हाउ यू आर यूजिंग द गोइंग कंसर्न अजम्पशन बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इजी इजी, कम ऑन, बोलिए हाँ के ना। पहली बात, अलर्ट रहो। दूसरी बात, चेक करो क्या प्रिलिमिनरी असेसमेंट करी है। अगर असेसमेंट करी है तो बेटा डिस्कस करो मैनेजमेंट से, नहीं करी है तो भी डिस्कस करो मैनेजमेंट से कि बेसिस ऑफ यूज ऑफ GCA आप कैसे जो है GCA को यूज कर रहे हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, मैनेजमेंट ने असेसमेंट करी है तो डिस्कशन के साथ साथ बच्चों उसका इवैल्यूएशन भी करेंगे। इवैल्यूएशन में हम लोग क्या देखेंगे? सारी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इंक्लूड होनी चाहिए। मैनेजमेंट में अगर असेसमेंट करी थी लेस देन 12 मंथ्स की, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे एक्सटेंड इट टू एटलीस्ट 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जाते जाते बच्चों मैनेजमेंट से हम लोग इंक्वायरी भी कर लेंगे, क्या आपको नॉलेज है इवेंट और कंडीशन बियॉन्ड द पीरियड ऑफ असेसमेंट दैट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। ठीक है जी, बात हो गई मैनेजमेंट की असेसमेंट की। आगे चलते हैं। अब सुनिए, अब आपको इवेंट और कंडीशन जो है वो आइडेंटिफाई हो गए हैं। यू हैव आइडेंटिफाइड इवेंट और कंडीशन। जैसे बच्चों अभी हम लोग क्वेश्चंस में भी देख रहे थे, क्या इवेंट और कंडीशन? हमारे KMPs छोड़ के जा रहे हैं, की मैनेजमेंट पर्सनल छोड़ के जा रहे हैं, राइट। हमारी सेल्स जो है बिल्कुल नीचे गिर गई है, लेबर की स्ट्राइक चल रही है, तो हमें इवेंट्स और कंडीशन दिख गए हैं। अब हम लोग क्या चेक करेंगे? नाउ वी आर गोइंग टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस वेदर मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट related to event and condition that may cast significant doubt on entity's ability to continue as a going concern। और इसके लिए हम लोग बच्चों एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे, राइट। एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे और मिटिगेटिंग फैक्टर्स को भी कंसिडर कर लेंगे। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर क्या है, और बहुत आसान है। मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे असेसमेंट कर लो अगर अभी तक नहीं करिए। अच्छा जी, दूसरी बात हम लोग क्या करेंगे? मैनेजमेंट अपना फ्यूचर एक्शन प्लान बता दो, मैनेजमेंट कैश फ्लो दे दो, मैनेजमेंट क्या दे दो? कैश फ्लो दे दो। और क्या कोई एडिशनल फैक्ट या इंफॉर्मेशन अवेलेबल हुई है सिंस द डेट ऑफ द असेसमेंट? याद है जब असेसमेंट करी थी तब तो पेंडेमिक के बारे में नहीं पता था, आज वो इंफॉर्मेशन आपके पास है। जब असेसमेंट करी थी लेबर स्ट्राइक के बारे में नहीं पता था, आज वो इंफॉर्मेशन आपके पास है। एंड जाते जाते बच्चों मैनेजमेंट से क्या ले लेंगे? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आपके प्लान्स का और आपके प्लान्स की फीजिबिलिटी का। ये पांचों पॉइंट दोबारा बोल दो। आपको बच्चों इवेंट और कंडीशन मिल गए हैं, अब आपको SAAE चाहिए रिगार्डिंग मटीरियल अनसर्टेनिटी, और उसके लिए बच्चों आप लोग क्या करने वाले हो? 5 काम। नंबर 1, मैनेजमेंट असेसमेंट कर दो, मैनेजमेंट फ्यूचर एक्शन प्लान बता दो, मैनेजमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट बता दो, उसकी अजम्पशन और रिलायबिलिटी चेक करूंगा, मैनेजमेंट कोई एडिशनल फैक्टर इन्फॉर्मेशन तो नहीं आए हैं फ्रॉम द डेट ऑफ योर असेसमेंट, एंड मैनेजमेंट एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दो ना, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पे अपने प्लान्स और अपने प्लान्स की फीजिबिलिटी मुझे लिख के दे दो। चलिए जी, इसके बाद बच्चों ये क्या है? एग्जाम्पल ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर व्हेन इवेंट और कंडीशन आर आइडेंटिफाइड। तो जैसे इवेंट और कंडीशन आइडेंटिफाई होंगे हम लोग क्या करेंगे? वी विल फाइल PIL,
वी विल फाइल PIL। फाइल PIL बच्चों हम लोग क्या करेंगे, मैनेजमेंट के फोरकास्ट को चेक करेंगे, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, और यहाँ पे बच्चों क्या क्या था हमारे पास, यहाँ पे था एक तो लीगल काउंसिल से मीटिंग कर लेंगे, और साथ साथ बच्चों एक हमारे पास आ गया था लोन एग्रीमेंट पढ़ लेंगे, 2 हो गए थे L से। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आया था कि भाई E से क्या होता है, मीटिंग। मीटिंग से भी तो हमें इनसाइट मिल सकती है, मीटिंग से भी तो हमें पता चल सकता है किसके बारे में, गोइंग कंसर्न से रिलेटेड इवेंट्स और कंडीशंस के बारे में। कम ऑन, यस और नो, जो पता चल गया हम उसके बारे में, और मटेरियल अनसर्टेनिटी के बारे में पता लगा सकते हैं। देन PIL, P से तो बच्चों हम लोग क्या बात करेंगे, मैनेजमेंट के प्लान के बारे में। I से इन्वेस्टिगेशन ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट, एंड LR यानी आपका लीगल और रेगुलेटरी रिपोर्ट को हम लोग क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। याद रखें जैसे ही इवेंट और कंडीशन मिले, एग्जाम्पल और प्रोसीजर देने के लिए PIL फाइल PIL। अच्छा जी। देन बच्चों इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इस ऐसे का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रिपोर्टिंग। तो सुनिए, रिपोर्टिंग कैसे करेंगे, गोइंग कंसर्न बेसिस इनअप्रोप्रिएट है, एडवर्स ओपिनियन। गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एप्रोप्रिएट है, MU एग्जिस्ट करती है, एडिक्वेट डिस्क्लोजर दे रखे हैं। 1 मिनट कनेक्ट करते आओ। एडिक्वेट डिस्क्लोजर क्या है, जब MU एग्जिस्ट करती है तो एडिक्वेट डिस्क्लोजर क्या होते हैं, इवेंट और कंडीशन डिस्क्राइब होने चाहिए, मैनेजमेंट प्लान जो है वो क्लियरली होना चाहिए इन इवेंट और कंडीशन से डील करने का। अच्छा जी, इधर देखिए, इसको यहीं पे और निपटा लेते हैं। जब मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती है तो एडिक्वेट डिस्क्लोजर क्या होंगे बेटा, एज पर AFRF। हाँ जी, एज पर AFRF। ओके, आ जाओ, वापस नहीं आएंगे, स्टार्ट पे हो गया हमारा काम। गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एप्रोप्रिएट है, MU एग्जिस्ट करती है, एडिक्वेट डिस्क्लोजर है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन दूंगा, सेपरेट सेक्शन इंक्लूड करूंगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, लोगों की अटेंशन ड्रॉ करने के लिए उस नोट पे जहां पे ये मैटर डिस्क्लोज्ड है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड बच्चों मैं क्या बताऊंगा कि भाई इवेंट और कंडीशन इंडिकेट करते हैं मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है इन ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, और ऑडिटर का ओपिनियन इस बात के लिए मॉडिफाइड नहीं है। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ के ना, आ जाओ। अगर बच्चों एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं हुए तो या तो क्वालिफाइड या तो एडवर्स, या तो क्वालिफाइड या तो एडवर्स। एंड याद रखिए बेसिस फॉर क्वालिफाइड और एडवर्स सेक्शन में मैं लिख के आ जाऊंगा मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है रिलेटेड टू इवेंट एंड कंडीशन दैट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिस्क्लोज नहीं करते हैं। अच्छा जी, आखिरी पार्ट बच्चों, खुश हो जाओ। आखिरी पार्ट, मैनेजमेंट आपका मैनेजमेंट असेसमेंट नहीं कर रही है, मैनेजमेंट असेसमेंट को एक्सटेंड नहीं कर रही है, आप उससे डिमांड कर रहे हो मुझे असेसमेंट दे 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 दे, वो असेसमेंट नहीं दे रही है। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, मॉडिफाई तो करेंगे, लेकिन मॉडिफाई में आपका ऑप्शन क्या है, क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर, बिकॉज आप क्या नहीं ऑब्टेन कर पा रहे हो, SAAE रिगार्डिंग मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डन। चलिए जी, आ जाओ बच्चों, आ जाओ। आपकी बुक से बच्चों आपको क्या कट करना है मैंने बता दिया था, ये सिग्निफिकेंट डिले वाला पॉइंट कट कर दीजिएगा, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी सारी चीज़ें बच्चों हमने कवर कर दी हैं, सिस्टमैटिक मैनर में हमने चार्ट से कवर कर दी है। चार्ट्स का फायदा तभी है जब बच्चों आप लोग जल्दी पढ़ पाएँ, स्पीड से पढ़ पाएँ, ज़्यादा पढ़ पाएँ, है ना। चलिए, ऑल दी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।